मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। देखते हैं कल क्या होगा, हमारी तो हौसले भी जिद्दी है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आपके बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए, उसकी अच्छे से रिवीजन के लिए आपके वन शॉट वीडियो जो है, आपकी डिमांड थी कि आपको वन शॉट वीडियो चाहिए, तो आपके लिए हम ले आए भाई। इस वन शॉट वीडियो में कंप्लीटली हम लोग 2 मार्क्स से लेकर के 6 मार्क्स वाली जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन सब के विद आंसर देखने वाले। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। अगर पढ़ाई कर ली होंगी, आपकी तैयारी हो गई होगी, तो कोई बात नहीं। आप लोग जो है अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके पास है उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, बट नहीं हुई है तो इन क्वेश्चंस को आप लोग देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं आंसर्स को हम लोग समझने की भी कोशिश करेंगे। आपके 2 अंक वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहां से। तो देखो इस पर क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कौन से चैप्टर से? अम्ल, क्षार, लवण और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ये इकाई नंबर 1 है, पार्ट 2 और पार्ट 4 से 2 अंक वाले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? अम्ल तथा क्षार के प्राकृतिक स्रोतों के नाम लिखिए। ठीक है, ध्यान देंगे, प्राकृतिक स्रोत बोला गया है भाई। तो अम्ल, अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली, सेब, टमाटर, सिरका। याद रहेगी, इमली, सेब, टमाटर, सिरका। फिर क्षार की बात करें तो चूना, खाने की सोडा और धोने की सोडा, 2 याद रखेंगे। क्लियर है? अम्ला का एक बार देख लेंगे, इमली, सेब, टमाटर, सिरका। ठीक है, फिर क्षार की बात करें तो वो किन में पाया जाता है? तो खाने की सोडा और धोने की सोडा। ये सोडा वर्ड्स तो याद रखना, खाने का और धोने का भी। और चूना में भी क्या पाया जाता है? क्षार पाया जाता है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों के नाम। भोज्य पदार्थ मतलब जो खाने वाली होती है। तो इमली में कौन सी अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। और सिरका में कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। ये लिख सकते हैं आप लोग। क्लियर है? फिर नेक्स्ट, पोटेशियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति क्या होगी? तो उसके बारे में बात करें तो पोटेशियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति क्या होती है? उदासीन होती है। इसको आपको याद रखना है। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ताजे दूध का जो पीएच मान कितनी होती है? 6 होती है। दही बन जाने पर पीएच मान में क्या होगा? तो बहुत आसान आंसर है। दही बन जाने पर वो क्या होता है? खट्टा होता है, मतलब वो अम्ला बन जाते हैं। तो दही जब बनेगा, तो सिंपल से इसको याद रखना जो बोल रहा हूं उसको। जब दही बनेगा, पीएच इसके लिए इस तरीके से होता है, इस साइड अम्ली होता है। ठीक है, दही बनेगा मतलब उसका पीएच मान में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगा। 7 मतलब उदासीन, और इसके ऊपर 7 से ऊपर गया तो वो क्या होती है? क्षारीय होती है। इन चीजों को याद रखेंगे। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अचार को तांबे एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता? सिंपल सी बात है, अचार में अम्ल होता है, तो तांबे व एल्यूमिनियम के बर्तन से क्रिया कर लेता है, जो क्रिया करने से और अम्ल और उसका क्रिया होता है, लवण बनता है, जो लवण हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। सिंपल सी इस तरीके से आपको लिखना है। फिर सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है, मतलब ठीक है वो देख नहीं सकते, तो वो किन किन सूचकों का प्रयोग करके अम्ल और क्षार को पहचान? पहली बात तो वो टेस्ट करके। ठीक है, तो देखो वो चख करके यहाँ पर लिखा हुआ है, चख करके। वो देख नहीं सकते लेकिन चख तो सकते हैं ना कि कौन अम्ली कौन क्षारीय, आराम से बता देंगे। फिर दूसरा, वो देखो देख नहीं सकते मतलब वो उसके पास या तो चख लेंगे, वो चिख बोलते हैं ना हम लोग, चिख कर ले, चिख ले थोड़ा सा बोलते हैं, वैसे चख करके वो कर सकते हैं। फिर घ्राण सूचक, घ्राण सूचक मतलब वो सूंघ करके क्या कर सकते हैं? उसको पता कर सकते हैं कि वो अम्ल है कि क्षार है करके। क्लियर है? फिर चलो आगे बढ़ते हैं आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझें। कोई धातु ले लेते जैसे कि आपका जिंक। इस पर देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे HCl से, तब क्या बनती है? तो उसको देखो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है और क्या बनाती है? यहाँ पर आप लोग लिखेंगे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया करके हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त करती है, आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो इस पर क्या बोला हुआ है? 2 पदार्थ है A और B जिसका पीएच मान इस तरीके से, एक का पीएच मान 8.2 और एक का पीएच मान 2.5 है। इनमें से कौन सा पदार्थ अम्लीय होगा? जाहिर सी बात है जो 7 से कम है तो अम्लीय और 7 से ज्यादा वाला क्षारीय होगा। तो ये आराम से बता दोगे। ठीक है, इतना ही आपको करना है। फिर पीएच मान क्या होती है? तो पीएच मान जो होती है हाइड्रोजन आयन के प्रति ग्राम लीटर सांद्रण का होता है। मतलब कोई सी विलयन में वो क्या करता है? हाइड्रोजन की मात्रा को ग्राम प्रति लीटर में दर्शाता है। ये आप लोग लिखेंगे।
ठीक है। पीएच मान किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो मात्रा को ग्राम प्रति लीटर में दर्शाता है, इतना आपको लिखना है। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, आपको घराट सूचक 10वां क्वेश्चन। घराट सूचक हमने देखे थे, जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उसके यूज करते हैं। तो घराट सूचक के द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान आखिर वो करते कैसे, ये तो हमें पता है, लेकिन कैसे करते वो देखो। अगर गंध जो खट्टी गंध है तो वो अम्ल, और हल्का कड़वा गंध है तो वो क्षार होते हैं। सिंपल से आप लोग भी बता सकते हैं इसको। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन पर। देखो क्या बोला है, किन्हीं दो घराट सूचकों के नाम। कौन कौन सा? प्याज घराट सूचक है, लौंग तेल और वैनिला, इन चीजों को याद रखना एक साथ। फिर दो प्रबल अम्ल और दो दुर्बल प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। तो देखो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये दोनों प्रबल अम्ल है। और प्रबल क्षार की बात करें तो NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आपके प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हो गए। अब नीचे देख लेते हैं इसका, इन चीजों को याद रखेंगे भाई, बहुत काम आएगा सब। ठीक है। किन्हीं दो दुर्बल अम्ल और दो दुर्बल क्षार। तो दुर्बल अम्ल की बात करें तो CH3COOH, और कार्बोनेटिक अम्ल ये का है H2CO3, ये हो जाएगी। और दो ये नीचे जो है क्षार क्या हो जाएगी, इसका दुर्बल क्षार हो जाएगा। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, ये वाली 24वें नंबर का देखते हैं। ठीक है, इस पर क्या दिया हुआ है, चार भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों के नाम लिखो। पहले भी हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चंस को देख रखे। इमली को देखे तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो इन चीजों को जो है आप लोग माइंड पे सेव करते चलिए, याद करते जो है चलिए। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं आपका ये वाली 26वें नंबर के क्वेश्चन पर। देखो किन्हीं चार प्राकृतिक सूचक, ये को पूछा ही जाता है प्राकृतिक सूचक का। तो प्राकृतिक सूचक में कौन कौन सा आ जाएगा, गुड़हल हो जाएगी, हल्दी, लिटमस, कनेर का फूल। ठीक है, गुड़हल, हल्दी, लिटमस, कनेर का फूल। गुड़हल, हल्दी, लिटमस, कनेर की फूल, ये आपकी प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, आप लोग सुनते जाओगे सही से, तब भी आपकी माइंड में बहुत कुछ सेव होते जाएगा। किन्हीं दो कृत्रिम सूचक। तो कृत्रिम सूचक में क्या है, फिनाइलफेथिलीन, मैथिल ऑरेंज और मैथिल रेड। मैथिल ऑरेंज, मैथिल रेड, मैथिल ऑरेंज, मैथिल रेड। ठीक है, याद रहेगी, मैथिल ऑरेंज, मैथिल रेड, ये दोनों एटलीस्ट इसमें याद होने चाहिए। उसका गुड़हल, हल्दी, लिटमस, कनेर, इतना तो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। फिर 28वां देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, किसी वर्ग में आयनन ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तित होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं, ठीक है, तब आयनन ऊर्जा की मान में कमी होती है। इन चीजों को याद रखना। फर्स्ट इस तरीके से जो आवर्त सदिश से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आयनन ऊर्जा वाली कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखेंगे। जब भी हम लोग ऊपर से नीचे जाते, इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर जाते, तब उसमें क्या होती है, आयनन ऊर्जा का मान जो है कम होता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ने के कारण नाभिकीय आकर्षण बाह्य इलेक्ट्रॉन पर घटता है। अब देखो दो चीज आपको पता होनी चाहिए, ये आयनन ऊर्जा का मान जो है कम होता है, ऊर्जा का मान कम होता है क्योंकि हमारा क्या बढ़ती, त्रिज्या बढ़ती, परमाणु त्रिज्या मान बढ़ता है जब ऊपर से नीचे आते। तीन चीजों को भी याद रखना। अब त्रिज्या बढ़ रहा है तो आकार भी बढ़ेगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट याद रखना। आकार बढ़ रहा है क्योंकि त्रिज्या बढ़ रहा है, और त्रिज्या बढ़ता है तब क्या होती है, आयनन ऊर्जा जो है कम होती है। इन चीजों को याद करते चलेंगे, दिमाग में समझते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। देखो ये वाली, ठीक, 31वां में क्या बोले, उपधातु किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। और उपधातु की उदाहरण की बात करें तो वो क्या होती है, आर्सेनिक। ठीक है, क्लियर हुआ है, जिसमें धातु और अधातु दोनों की गुण पाए जाते हैं। ठीक है, धातु और अधातु दोनों की गुण पाए जाते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। और इसकी उदाहरण में क्या हो जाएगी, आर्सेनिक हो जाएगी। क्लियर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2r। ठीक है, तो आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या होगा, तो चूंकि बाहरी में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, या पहले वर्ग का होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए पहले वर्ग का ये होगा, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर। फिर आगे बढ़ते आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, ये वाले 39वें। देखो आयनन ऊर्जा या आयनन विभव किसे कहते हैं, तो किसी विलगित परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है, याद रहेगी, सिंपल से याद रखना, किसी विलगित परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने अथवा परमाणु को धन आयन में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई एक विलगित परमाणु है, ठीक है, वो आपका एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। ठीक है, विलगित परमाणु है, तो वो अगर उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इससे अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं।
क्लियर है? इन चीजों को याद रखेंगे। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो ऊपर समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता में क्या परिवर्तन होते हैं? हम पहले पढ़ रखे हैं, आकार बढ़ता है, त्रिज्या बढ़ता है, लेकिन आयनन ऊर्जा जो है कम होती है। ठीक है, आयनन ऊर्जा कम हो रही थी, ये दोनों बढ़ रहा था और ये जो है कम हो रही थी। ठीक है, अब बात आ गया संयोजकता। तो संयोजकता जो है कांस्टेंट होती, स्थिर होती, संयोजकता में कोई चेंजेस नहीं होती है। इन चीजों को ध्यान में रखते चलिए। ठीक है, फिर अगला, किस वर्ग के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो 18वें वर्ग के जो तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, अब हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इस पर देखो क्या दिया हुआ है, आधुनिक आवर्त नियम जो है उसको लिखना है। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसके और में आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होते हैं, ये उसके पूछा जा रहा है। तो इसके आंसर आपको इस तरीके से कुछ लिखना होता है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण के परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है। ठीक है, रूल इतना ही है, इतनी बस को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण जो होते हैं, ठीक है, याद रहेगी ना, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते हैं? परमाणु संख्या के भौतिक व रासायनिक गुण जो होते हैं परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते, ये है आधुनिक आवर्त नियम। और इसको दिए कौन है? मोस्टली ने दिए 1931 में, बस इतनी सिंपल सी है ये। ठीक है, फिर त्रिक नियम। तो त्रिक नियम बहुत आसान है भैया, देखो 3 तत्वों के समूह को त्रिक नियम कहते हैं। ठीक है, 3 तत्वों के समूह जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं वो क्या कहलाती? त्रिक कहलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से 3-3 कब बना था? तो टोटल 3 ही त्रिक बन पाया था। इन चीजों को आपको याद रखना है। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। यहाँ पर देखो विरंजक चूड़ के 2 उपयोग आपको लिखना है। तो विरंजक चूड़ के 2 उपयोग, पहला सबसे पहले पेयजल को रोगाणु मुक्त करने के लिए, दूसरा है वस्त्र उद्योग व कागज उद्योग में। ठीक है, दोनों याद रखना, पेयजल को रोगाणु मुक्त करने के लिए और वस्त्र उद्योग और कागज उद्योग में किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र व 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखना है। तो बेकिंग सोडा का क्या होती है? NaHCO3, NaHCO3, इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको, NaHCO3, NaHCO3, NaHCO3। और इसकी उपयोग के बारे में बात करें तो उपयोग 2 तरीके से इसको कर सकते हैं। पेट की अम्लीयता को जो है दूर करने में, दूसरी जो है अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। पेट की अम्लीयता को दूर करने में और अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। तो ये 2 यूजेस जो है, उपयोग जो है उसको आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग आपको लिखना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग इस तरीके से, पहला इसमें क्या क्या लिख सकते हैं आप लोग? टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, दूसरा मूर्ति और खिलौना बनाने के लिए, और तीसरा जिप्सम बनाने में। तीनों याद रहेगी, 2 बोला गया आपको, 3 याद रख लेना, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, मूर्ति खिलौना बनाने में और जिप्सम बनाने में किया जाता है। क्लियर? फिर नेक्स्ट आपका उत्फुलन क्या है? तो उत्फुलन की डेफिनेशन आपको इस तरीके से लिखना है कि धावन सोडा क्रिस्टल को वायु में खुला छोड़ने पर जल के 9 अणु निकल जाते हैं। ठीक है, इसे उत्फुलन कहते हैं। धावन सोडा क्रिस्टल को जब हम लोग क्या करते हैं, कोई धावन सोडा क्रिस्टल है उसको वायु में खुला छोड़ देते हैं, तो वायु में खुला छोड़ने से उसमें जल के 9 अणु जो है निकल जाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? जल के जब 9 अणु, इस तरीके से इसकी इक्वेशन में भी आप लोग दे, जल के 9 अणु निकल जाते हैं तो उसे ही उत्फुलन कहते हैं। इस क्रिया को उत्फुलन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 57 नंबर पर। देखो इस पर क्या बोला जा रहा है कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? तो जिप्सम मिलाने से जो जमने की गति है वो धीमी हो जाती है। अगर सीमेंट में जिप्सम नहीं मिलाया जाएगा तो वो तुरंत ही जम जाएगी। ठीक है, जैसे ही हमने उसको डाले फिर तुरंत जम जाएगी, जैसे फेविक्विक जैसे। ठीक है, इसलिए उसको जमने की जो गति है उसको स्लो करने के लिए, धीमी करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 61 में। देखो एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम लिखना है आपको। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम जो है एथेनॉल, और उसके सूत्र जो है देखो, एथिल एल्कोहल का एथेनॉल और सूत्र है C2H5OH। C2H5OH इस तरीका से आप लोग को याद रखना है। फिर मेथिल एल्कोहल का मेथेनॉल, एथिल का एथेनॉल, मेथिल का मेथेनॉल। ठीक है, CH3OH। बस इस सूत्र थोड़ी सा है जिसको याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं आपका ये वाले क्वेश्चन में। ठीक है, क्या दिया हुआ? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम आपको पूछा जा रहा है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कंप्लीटली जो है हम लोग 17 से लेकर के टोटल जो है 22 तक जितनी भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबका सॉल्यूशन देखने वाला। अगर रिवीजन होती है वो फिर से आती है आपके इसमें
किसमें, बोर्ड एग्जाम में रिपीट होती है, तब आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा और इस तरीके से क्वेश्चंस आपको तैयारी करना है। तो एसिटिक अम्ल का क्या होता है, एथेनोइक अम्ल, ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना। ऊपर में क्या याद देखे थे हम लोग, तो एथिल का एथेनॉल, मेथिल का मेथेनॉल, फिर एसिटिक का एथेनोइक अम्ल, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देख लेते हैं ये वाली, ठीक है। इस पर देखो, इस पर क्या दिया हुआ है, मृदु और कठोर साबुन से क्या समझते हैं, मृदु और कठोर साबुन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मृदु साबुन, इसको मृदु जल और कठोर जल में भी पूछा जाता है, तो उस हिसाब से आप आंसर इसकी सेम लिखेंगे। देखो, साबुन बनाने के समय जब कॉस्टिक पोटास, ठीक है, कॉस्टिक पोटास या पोटेशियम की लवण का उपयोग किया जाता है, तो वह मृदु साबुन कहलाता है, ठीक है। जब इसका कास्टिक पोटास या पोटेशियम के किया जाता है तब। फिर कठोर साबुन में ऐसे साबुन जिनमें सोडियम लवण उपस्थित होते हैं, उसमें कास्टिक पोटास, और इसमें क्या होता है, सोडियम लवण उपस्थित होते हैं, तो उसको कठोर साबुन कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका 65 पर देखो, इस पर क्या दिया हुआ है, सिरका किसे कहते हैं, इसका सूत्र रखना है। तो एसिटिक अम्ल के तनु विलयन को, ठीक है, याद रखना, एसिटिक अम्ल के तनु विलयन को ही क्या कहते हैं हम लोग, सिरका कहते हैं। एसिटिक अम्ल के तनु विलयन को सिरका कहते हैं। इसकी सामान्य सूत्र की बात करें तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, CH3COOH, CH3COOH, एसिटिक अम्ल का, ठीक है। सिरका किसे कहते हैं, जो जब हमारा एसिटिक अम्ल के तनु जो विलयन होते हैं उसको हम लोग सिरका कहते हैं। उसके सूत्र ये आपको याद होना चाहिए, CH3COOH, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखो 67, इस पर क्या बोला जा रहा है कि गुप्त उष्मा किसे कहते हैं, ठीक है। तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही क्या कहते हैं, उपयोग में ली गई उष्मा को गुप्त उष्मा कहते हैं, ठीक है, किसी भी भौतिक अवस्था में परिवर्तन करने के लिए। तो अगला, गैस से भरा गुब्बारा आग के पास ले जाने से फट जाता है क्या, किसके सिंपल से है, जब गैस से भरे गुब्बारा को आग के पास ले जाते हैं तो उसमें ऊष्मीय प्रसार होता है, तो ऊष्मीय प्रसार होने की वजह से क्या होने लग जाता होता है, वो फट जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर विशिष्ट उष्मा की परिभाषा, तो विशिष्ट उष्मा जैसे गुप्त उष्मा तो पता है कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं। अब विशिष्ट उष्मा की बात कर लेते हैं, तो किसी वस्तु की इकाई द्रव्यमान को, कोई वस्तु है तो उसकी इकाई द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, ठीक है, अच्छे से याद रखते चलो, इस चीजों को समझते हुए चलो। कोई वस्तु है, कोई वस्तु की इकाई द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की या जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट उष्मा कहते हैं। गुप्त मतलब भौतिक अवस्था में परिवर्तन, और विशिष्ट मतलब एक डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे विशिष्ट उष्मा कहते हैं। इसकी ए सही मात्रा की बात करें तो जूल प्रति किलोग्राम होता है, ठीक है। बर्फ एवं भाप की गुप्त उष्मा लिखना है, तो बर्फ की गुप्त उष्मा जो होते 80 कैलोरी प्रति ग्राम, और उसकी किसकी, भाप की बात करें तो 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, क्लियर। फिर आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपकी 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है इस तरीके से, -30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए, तो आपको अलग अलग दिया जाएगा, तो पूरी तरीका को आपको हर एक फॉर्मूला को पता होनी चाहिए, उसका निम्नतम उच्चतम बिंदु जो है याद रहेगा, तभी आपसे ये बनेगा, ठीक है। तो अच्छे से कर लेंगे इस तरीके से, आपको जिसमें दिया रहता है उसको पहले लिखते हैं, उसकी न्यूनतम उच्चतम बिंदु को, फिर इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंप्लीट आपको कर लेना है। इस पे देखो सी का जो वैल्यू -30 दिया है तो -30 लिख लिए। फिर इसको कटा दिए, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, इसलिए -6 हुआ। फिर इस 9 को भेज देंगे तो 9 छक्का 54, -54 हो जाएगा। फिर इस 32 को भेजेंगे, देखो इस साइड माइनस में तो इस साइड +32 आ जाएगा। इस तरीके से दोनों में अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा, तो -22 आ जाएगा इसके आंसर। सिमिलरली इसके 72वें नंबर के क्वेश्चन, 73वें नंबर के क्वेश्चन को भी करना है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका पवन ऊर्जा के 2 उपयोग आपको लिखना है, ठीक है। 18वें पार्ट से तो पवन ऊर्जा के 2 उपयोग देखो बहुत ध्यान से, पाल नौका चालन में, ठीक है, पाल नौका चालन में और पवन चक्की के द्वारा विद्युत उत्पादन, पानी खींचने तथा आटा पीसने में किया जाता है, ठीक है। विद्युत उत्पादन, पानी खींचने, आटा पीसने और ये पाल नौका चालन में, ये 4 है, चारों में से एटलीस्ट आपको 2 जो है अच्छे से याद होनी चाहिए, आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। फिर समुद्र से उत्पन्न होने वाले किन्हीं 2 ऊर्जा के नाम आपको लिखना है। तो समुद्र से 2 ऊर्जा ही उत्पन्न होती है, एक तो ज्वारीय ऊर्जा और एक जल विद्युत ऊर्जा, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। सोलर कुकर के 2 उपयोग, तो सोलर कुकर का उपयोग भाई भोजन बनाने में, बिना तले
खाद्य बनाने में, भोजन पकाने में और बिना तले अगर खाद्य पदार्थ बनाना है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है इस पर कि बायोगैस के दो उपयोग। ठीक है, बायोगैस के तो गैस ईंधन के रूप में और प्रकाश स्रोत में रूप में, गैस ईंधन के रूप में और प्रकाश स्रोत के रूप में किया जाता है। ठीक है, फिर ये वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी देखो क्या बोला जा रहा है कि बायोगैस क्या है, इसकी घटकों के, बायोगैस के आपको उपयोग तो पता है कि गैस ईंधन के रूप में करते हैं, प्रकाश के रूप में करते हैं, तो अगला प्रकाश स्रोत के रूप में करते हैं। ठीक है, तो बायोगैस देखो इस पर क्या होती है, जंतु एवं पौधों के अपशिष्ट पदार्थों से बनाए गए गैस होती है, अगर आसान भाषा में बोले। ठीक है, जंतु एवं पौधों के अपशिष्ट से बनाए गए गैस जो होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, बायोगैस कहते हैं। बायोगैस में देखो ये सब चीज मिश्रण होती है। ठीक है, जिसमें 65% क्या होती है, मीथेन होती है। क्लियर, फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाले देखो सोलर कुकर के। ठीक है, देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान से इसको चीजों को सुनते जाओ, उसके हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, सोलर कुकर में क्या करते हैं हम लोग, खाना जो है धीरे धीरे पकता है, जिससे खाद्य पदार्थों में उपस्थित खनिज लवण नष्ट नहीं होते। अब ये इसकी एक फायदा हो गया। अगला, सोलर कुकर में पारंपरिक ईंधन जैसे कोयला, लकड़ी, मिट्टी का तेल, गैस इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती, ये इसकी फायदा है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये वाली। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या होता है, क्या कार्य है, तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक कार्य तीव्र वेग वाले न्यूट्रॉनों की गति को धीमा कर देता है। ठीक है, मंदक मतलब उसको मंद करता है, बस सिंपल से मंदक का क्या काम होता है, मंद करने का, मंद मतलब धीमे करने का काम होता है। ठीक है, एलपीजी व बायोगैस में कौन सा गैस ईंधन अच्छा होता है वह क्यों, उसको बताना है। तो एलपीजी व बायोगैस में बायोगैस ईंधन अच्छा है क्योंकि इससे अधिक समय तक निश्चित मात्रा में ऊर्जा प्राप्त की जाती है तथा इससे अपशिष्ट पदार्थों को खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले अच्छा कौन है, तो बायोगैस। क्यों, क्योंकि इससे अपशिष्ट पदार्थों की निपटारा भी हो जाती है और अपशिष्ट पदार्थों से हम खाद भी बना सकते हैं, इसलिए ये अच्छा होती है और लंबे समय तक हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, ये इसकी एडवांटेजेस है, अच्छा इसलिए है। ठीक है, फिर जैविक प्रक्रियाएं में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। किन्हीं दो पादप हार्मोन के नाम लिखिए 2 अंक वाले क्वेश्चन में, तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सी, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये 3 इसकी हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन में क्या है, 86 नंबर पर देखो क्या बोला गया है, समन्वय क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो ठीक है, तो समन्वय का देखो बहुत ध्यान से करना, ये मॉडल पेपर में भी है क्वेश्चन। शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं, यह प्रक्रिया समन्वय कहलाती है। ठीक है, मतलब शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं। जैसे कि भोजन करते समय हमारी आंखें देखती है, नाक सूंघती है, हाथ जो होती है मुंह खाना खाने का काम करती है, इस तरीके से सब काम एक साथ जो मिलजुल कर करते हैं तब उसे समन्वय कहते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28वां देखो इस पर क्या आ रहा है, बीजाणु किसे कहते हैं, तो अलैंगिक जनन की विधि में कुछ जीवों में प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए एक विशेष आवरण युक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे बीजाणु कहते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन की विधि है ना, याद रखना, बीजाणु क्या है, अलैंगिक, तो किसी भी उसमें एक आवरण पाया जाता है, कोशिकाओं, आवरण युक्त कोशिका का निर्माण होता है जिससे बीजाणु कहते हैं, इस तरीके से उसको करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। फिर मुकुलन की बात करें तो किसी जीव के शरीर के बाहरी सतह की कोशिकाओं में श्रमसूत्र विभाजन से एक उभार बनता है जिसे मुकुल कहते हैं। मुकुल निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन कहलाती है। ठीक है, फिर पुनरुद्भवन की बात करें तो इस पर देखो, प्लेनेरिया, हाइड्रा आदि जीवों का शरीर कई टुकड़ों में टूट जाता है और कोशिका द्रव्य केंद्रीय सहित टुकड़ों से नए जीव, मतलब अगर किसी के टुकड़े से नए जीव का निर्माण होता है तो वहां पर पुनरुद्भवन होता है। जैसे कि हाइड्रा, जो हाइड्रीला होती है उसको तोड़ देते फिर भी उससे नए जीव, उससे जड़ जो है उत्पन्न हो जाती है, मतलब उसको क्या कहा जाता है, पुनरुद्भवन कहा जाता है। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, ये सब चीज मॉडल पेपर में भी है और क्वेश्चन बैंक में भी, इसलिए बहुत ध्यान से इन सब चीजों को सुनते जाइए, करते चलिए। वर्धी प्रजनन देखो, अलैंगिक प्रजनन, पूरा का पूरा सब अलैंगिक प्रजनन ही देख रहे थे हम लोग, जितना भी देखे अलैंगिक प्रजनन की विधि जिसमें जीव पादप की शरीर का कोई भी कायिक या वर्धी भाग शरीर से अलग होने के पश्चात विकसित होकर नए पौधे, मतलब देखो पुनरुद्भवन में क्या होती है, अगर हम लोग उसको टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो भी वो एक जीव में बन जाता है। उसी तरह का वर्धी प्रजनन भी सिमिलरली इसमें, जिसमें जीव पादप के शरीर का कोई भी कायिक या वर्धी भाग पुष्प को छोड़कर शरीर से अलग होने के पश्चात विकसित होकर नए,
मतलब वो उसके अलग हो जाता है, फिर भी वो क्या हो जाता है, नए पौधों को जन्म देता है, इसे ही वर्धी प्रजनन कहते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आपका 93 पर देखो क्या बोला जा रहा है कि प्लेसेंडा किसे कहते हैं, इसके कार्य लिखिए। तो ये भी क्वेश्चन है। तो मादा एवं गर्भस्थ शिशु के बीच संबंध स्थापित करने वाले ऊतकों को, ठीक है, मादा के बीच और गर्भस्थ शिशु, देखो कोई मादा है, ठीक है, और गर्भ में जो शिशु रहते हैं तो उनके बीच जो संबंध, उन दोनों को जो जोड़े रहते हैं, ठीक है, तो उस ऊतकों को ही क्या कहते हैं, प्लेसेंडा कहते हैं। इसके कार्य जो है देखो सिंपल, सब जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है, मादा के शरीर से प्लेसेंडा के द्वारा ही रक्त एवं भोज्य पदार्थों को शिशु तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, गर्भस्थ शिशु द्वारा विसर्जित मल इत्यादि उत्सर्जित पदार्थ प्लेसेंडा के द्वारा गर्भाशय से बाहर निकलता है, मतलब खाना भी पहुंचाता है और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको भी वहां से बाहर निकाला जाता है। किसके थ्रू, प्लेसेंडा के थ्रू। इन चीजों को आपको याद रखना है। फिर प्रजनन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, तो इसकी देख लेते हैं। अपने ही समान लक्षणों वाले जीव को उत्पन्न करने की घटना को प्रजनन कहते हैं। फिर प्रजनन दो प्रकार की होती है, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, तो इन चीजों को याद करते चलेंगे। फिर हमारा पर्यावरण की बात करें तो जैव भार से आप क्या समझते हैं, किसी जीव का कुल जैविक पदार्थ जैव भार कहलाता है। किसी जीव का कुल जैविक जो पदार्थ होता है उसे ही जैव भार कहते हैं। फिर अपघटक किसे कहते हैं, तो वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों से, ठीक है, वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक, इसको क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। जैसे कि जीवाणु और कवक इसके उदाहरण हो जाएंगे। फिर 98 की बात करें तो इस पर देखो क्या दिया हुआ है कि पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, इसके प्रमुख घटकों के नाम लिखना। तो जैव समुदाय व पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया से बने स्वपोषी तंत्र को क्या कहा जाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। जैविक और अजैविक इसके दो घटक होते हैं। ठीक है, फिर जैव घटक, तो जैव घटक की बात करें तो जो ऐसे घटक जो सजीवों पर आधारित होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के सजीव घटक को ही जो सजीव घटक होते हैं उसे ही जैव घटक कहा जाता है, और अजीव घटक होता है उसे अजैविक घटक कहा जाता है। ठीक है, इसके नीचे दिया हुआ है परिभाषा। फिर खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं उसको आपको लिखना है। तो खाद्य श्रृंखला देखो विभिन्न प्रकार के जीवों का वह रेखीय क्रम है जिसके द्वारा भोजन का संश्लेषण एवं खाए जाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का प्रवाह होता है। मतलब खाद्य श्रृंखला क्या है, जब एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो उसे क्या कहा जाता है, खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। सीधी रेखा होती है, ठीक है। जबकि खाद्य जाल में क्या होती है, खाद्य श्रृंखला आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, खाद्य जाल बनाते हैं। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे की बात करें, इसके लास्ट क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पारिस्थितिकी तंत्र में अपघट्टों की क्या भूमिका होती है। वैसे इस वाले से 2 नंबर की आती है, तो ठीक है, तो 2 नंबर के लिए आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट जो है याद रखना है। देखो मृत पदार्थों का अपघटन नहीं होगा, अतः पर्यावरण में गंदगी फैलने से प्रदूषित होगा। अगर देखो अपघटक नहीं होगा, अपघटक क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों से अपना खाना बनाते हैं, वही है ना। तो अगर ये नहीं होंगे तब क्या होगी, जो कोई मृत शरीर को अपघटन नहीं होगा। अगर कोई जीव जंतु मर गए, ठीक है, तो उसकी जीव सड़ेगा नहीं, वो जस के तस रहेगा अगर अपघटक नहीं रहेगा तब। ठीक है, जिससे पर्यावरण में गंदगी फैलेगा, तो मृदा को नाइट्रेट जैसे पोषक तत्व प्राप्त नहीं होंगे। 2 आप लोग अच्छे से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति वो नहीं बढ़ पाएगी, इस तरीके से इसको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ आपके 1 अंक वाले क्वेश्चंस। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि आपके 3 अंक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलो देखते हैं। फिर फर्स्ट क्वेश्चन है इस पर, जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा की दैनिक जीवन में उपयोग लिखना है। 2020 सेट ए में आया हुआ है। ठीक है, तो इसकी देखो इस तरीके से लिखेंगे। पहला, गर्मी के दिनों में स्विमिंग पूल की पानी को ठंडा रखता है, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा की वजह से। दूसरा, विशिष्ट वाष्प उच्च विशिष्ट ऊष्मा रखता है, इसलिए इसका उपयोग जो है रेल में भाप इंजन के रूप में करते हैं। फिर जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा के कारण ही चाय व कॉफी बहुत देर तक गर्म रहती है, उसके वजह से भाप इंजन के रूप में उपयोग करते हैं। चाय व कॉफ़ी गर्म रहती है, और इवन स्विमिंग पूल के पानी भी ठंडा रहता है, उसी की वजह से। 3 पॉइंट आपको अच्छे से समझ लेना है और एग्जाम में लिख के आना है। फिर देखो ये बलदने वाली परिवर्तन वाली मनुष्य के शरीर का जो तापमान है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस पैमाने में यह कितना होगा उसको लिखना है। तो फिर से वही फॉर्मूला फ़ारेनहाइट में दिया, उसको सेल्सियस में बदलना है। मतलब इस तरीके से कंप्लीट उसको करोगे तो ये पूरी प्रोसेस को आप लोग समझ जाओ अच्छे से, कैलकुलेशन को। ठीक है, तो फिर बन जाएगी आपसे। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगी, 37
सेल्सियस। ठीक है, फिर अगला है आपका 18वां पार्ट से सौर ऊर्जा के उपयोग के लाभ लिखना है। तो देखो ये भी क्वेश्चन देखो, किसी न किसी जितना भी हम देख रहे हैं किसी न किसी ईयर में आया हुआ है, तो प्रीवियस ईयर लगभग बोल सकते हो। सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है जो बिल्कुल प्रदूषण रहित होता है। सबसे पहले तो लाभ की बात करें तो ये प्रदूषण रहित होती है, कोई प्रदूषण नहीं होता है। सौर ऊर्जा के उपयोग से कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे अनवीनीकृत स्रोत को जो है संरक्षित किया जाता है। मतलब सौर ऊर्जा का हम लोग उपयोग करें तो कोयला को बचा सकते, पेड़ पौधों को जो है बचा सकते हैं। ठीक है, फिर सौर सेल के दो लाभ लिखना है। तो सौर सेल के लाभ इस तरीके से आप लिख सकते हैं भाई कि सौर सेल द्वारा सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है जो प्रदूषण रहित होता है। तो प्रदूषण से बचने का एक सर्वोत्तम उपाय है ये। दूसरा, दूरस्थ गांव में जहां हम लोग बिजली की तार नहीं पहुंचा सकते वहां सौर ऊर्जा से बिजली जला सकते हैं। ये इसकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, ये सब क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर में भी आप लोग को देखने को मिलेगा। सौर कुकर बक्से को भीतर से काला रंग क्यों रंगते हैं उसको लिखना है। तो काला रंग ऊष्मा का अच्छा शोषक होता है, क्योंकि काला रंग जो है प्रकाश को शोषित करता है, इसलिए काले रंग रंगा जाता है। ठीक है, अगला, सौर कुकर के बक्से को कांच की शीट से क्यों ढकते हैं। तो जाहिर सी बात है उसकी जो गर्मी है वो वापस ना जाए। ठीक है, इस तरीके से कांच की शीट जो है बॉक्स के अंदर ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है, इसलिए। ठीक है, इतना आपको करना है। फिर आगे देख लेते हैं आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, रियल इमेज के बारे में आपको क्या करना है, अंतर लिखना है। तो इस तरीके से इसके अंतर हो जाएगी। वास्तविक प्रतिबिंब में देखो किसको बोलते हैं जब किसी वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश किरणें प्रतिबिंब बिंदु से होकर जाती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह सदैव क्या होती है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है उल्टा होती है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये 2 पॉइंट तो एटलीस्ट आप लोग अच्छे से रखना। ये उल्टा बनती है वास्तविक प्रतिबिंब और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि उसका ये सीधा होगी, जाहिर सी बात है सीधा, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस तरीके से अंतर आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर है 8वां कि परावर्तन के नियम क्या है। तो परावर्तन के नियम क्या है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है, ये नियम है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, पहला नियम। इन चीजों को याद रखेंगे। ठीक है, और अगला नियम जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये नियम सिंपल है, बहुत आसान है। देखो आप लोग डायग्राम में भी देखोगे यहाँ पर तो आपको आराम से पता चल जाएगा सिर्फ इसी से। ठीक है, आपतन कोण जो है आपतन कोण परावर्तन कोण की सदैव बराबर होते हैं, इस तरीके से एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। सिमिलरली जो है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये इसकी नियम है, आपको इतना बस लिखना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या आप समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पणों की पहचान स्पर्श करके कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो स्पर्श करके कैसे करते हैं। यदि दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल हो तब वह समतल दर्पण, परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो तब महसूस हो तब उत्तल, और दबा हुआ महसूस हो तब अवतल होती है। इस तरीके से। ठीक है, समतल तब समतल, उभरा हुआ मतलब उत्तल, दबा हुआ मतलब अवतल। ये सिंपल से इसकी कॉन्सेप्ट है, उसको आपको याद में रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर लेंस की तीनों उपयोग देखो। ठीक है, तो लेंस के तीनों उपयोग मानव नेत्रों के दोषों को निवारण के लिए, सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में किया जाता है, घड़ी साजों भी किया जाता है, और दूरदर्शी में किया जाता है। ठीक है, फिर 11वां की बात करें तो अवतल दर्पण की कोई 3 उपयोग आपको लिखना है। ठीक है, तो अवतल दर्पण की बात करें तो मरीजों के दांत की इलाज में, सेविंग दर्पण के रूप में, वाहनों की हेडलाइट में। तीनों चीज आपको अच्छे से याद इसमें रखना है। ठीक है, फिर अंतर बोला गया था आपको। ठीक है, तो हमने प्रैक्टिस सेट में भी इसको आपको दे रखे हैं। उत्तल और अवतल दर्पण में आपको क्या करना है, अंतर करना है। तो अंतर लिख लो इसका बहुत अच्छे से कि देखो इसकी जो परिवर्ती पृष्ठ होते उत्तल होता है और इसका परावर्ती पृष्ठ अवतल होता है। अवतल का अवतल, उत्तल का उत्तल होगा, जाहिर सी बात है बहुत आसान है। इसमें वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा व आभासी होता है। छोटा, सीधा, आभासी होता है। इसमें किसमें, उत्तल में छोटा, सीधा, आभासी। और इसमें बात करें तो इसमें वस्तु विभिन्न स्थितियों के लिए बना प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होता है, इसमें अलग अलग होता है, उसमें सेम होता है हमेशा। यह प्रकाश किरणों को अपसरित करता है और वो अभी क्या करता है, अभिसरित करते हैं। ये अपसरित और ये अपसरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट समतल और उत्तल पे अंतर है, तो इसको भी बहुत अच्छे से आपको कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो इसमें दिया क्या है कि फ्यूज क्या है ना। तो फ्यूज को आपको बताना है कि फ्यूज क्या होती है और ये किस पदार्थ की बना होता है, इसको आपको लिखना है।
ठीक है। ये 2018 सीट सी में क्वेश्चन आया हुआ। तो देखो, यह तांबा टीन सीसा के मिश्र धातु से बने तार होते। तांबा टीन और सीसा के बने, जिसकी गलनांक की बात करें तो गलनांक कम होती है। इसे विद्युत परिपथ में लाइव तार के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जिससे विद्युत परिपथ को क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, फ्यूज देखे होंगे, सुने होंगे सभी लोग। अब बात आती है इसके, देखो समांतर क्रम, ये 2017 में आया हुआ है। समांतर क्रम में संयोजन और श्रेणी क्रम में संयोजन दो तरीका से होती है, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, फिर ये वाली क्वेश्चंस, ठीक है, ये वैसे 2022 में भी आ रखी हैं ये क्वेश्चन। विद्युत परिपथ प्रयोग करते समय कोई 3 सावधानी बताना है आपको। देखो, तो इसके लिए सभी विद्युत उपकरणों को भू संपर्क तार से जुड़ा होना चाहिए, मतलब अर्थिंग से जुड़ा होना चाहिए, जो ग्राउंड होती है उससे जुड़ी होनी चाहिए। फिर घरेलू परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले तार, विद्युत प्लग, सॉकेट तथा होल्डर सभी उच्च गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। अति भारण व लघु पतन से बचने हेतु उचित गुणवत्ता का फ्यूज का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ये इसकी सावधानी है। फिर आगे बढ़ते हैं आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ये वाली। ठीक है, 3 अंक के लिए किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों को प्रभावित करता है। तो चालक की लंबाई पर, पहली बात तो चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और चालक के पदार्थ की प्रकृति और चालक के तार पर, ये चारों पॉइंट्स को आपको लिख लेना। 4 में से 3 जो है आपको एग्जाम में करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते, चुंबक के कोई 3 गुण लिखे। तो चुंबक के 3 गुण देखो, स्वतंत्र चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। उत्तर व दक्षिण ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, उत्तर दक्षिण ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब सेम ध्रुव आपस में आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, उन चीजों को सेम अलग अलग, इस तरीके से कॉन्सेप्ट में आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ की नियम देख लेते हैं। ठीक है, इसके आने की चांसेस है, ये मॉडल पेपर में भी है। फ्लेमिंग ने बाएं हाथ का नियम दिया। इस नियम के अनुसार, देखो नियम यहाँ से, बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को, ठीक है, यहाँ पर देखो अच्छे से, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। ठीक है, तो डायग्राम को भी देखते चलना। बाएं हाथ लेना है तो बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, ठीक है, ये होती है आपका तर्जनी, मध्यमा और ये अंगूठा, ये तीनों की बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो तीनों को आपको देख लेना है और फिर बताना है कि देखो ये तीनों को एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, जैसे कि इसमें फैलाया गया, आपको अच्छे से फैला लेना है। ठीक है, तब क्या होती है, देखो अंगूठा बल की दिशा दिखाता है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाता है। कौन, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा जो है धारा की दिशा दिखाता है। बस इसी को रूल में बताना है। ठीक है, कि अंगूठा ये दिखाता है, तर्जनी ये दिखाता है, मध्यमा ये दिखाता है करके आपको लिखना पड़ेगा। सिमिलरली इसके किस पर चले जाते हैं, दाएं हाथ के रूल में। दाएं हाथ के रूल में भी देखो, अंगूठा जो है गति की दिशा और ये चुंबकीय क्षेत्र सिमिलरली और ये प्रेरित धारा, सब सेम टू सेम ही किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है इसमें भी। ठीक है, फिर प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा में आपको अंतर लिखना है। तो अंतर देखो बहुत आसान होती है, दिशा तथा परिणाम परिवर्तित होते रहते हैं, मान परिवर्तित हो सकता है किंतु दिशा जो है निश्चित होती है। इसमें ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जा सकता है और इसमें ट्रांसफार्मर प्रयुक्त नहीं कर सकते। ठीक है, विद्युत लेपन में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता और इसमें विद्युत लेपन में उपयोग किया जा सकता है। इस तरीके से इसको बेसिक जो डिफरेंस है उसको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर अगला जीवों का विकास, मतलब अध्याय 1 और 15 से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी 3 मार्क्स के लिए। तो डार्विन और वैलेस द्वारा प्रतिपादित जीवों के विकास के सिद्धांत से हमें क्या क्या पता चलता है। तो डार्विन और वैलेस द्वारा प्रतिपादित जीवों के विकास के सिद्धांत से हमें यह पता चलता है कि जीवों में विविधता पाई जाती है। ठीक है, मतलब सभी जीव जो है अलग अलग होते हैं, तो जीवों में विविधता पाई जाती है, ये पता चला, जिसके कारण उनका रंग, रूप, आयु में अंतर होता है, इतना आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका समजात अंग, समवृत्ति अंग और अवशेषी अंग, ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। तो समजात को समझने की कोशिश करते हैं। जंतुओं तथा जीवों के वे अंग जिसकी रचना और उत्पत्ति समान होते हैं। ठीक है, रचना और उत्पत्ति समान होते हैं, चीजों को समझो। समजात मतलब रचना और उत्पत्ति समान होते हैं लेकिन उसके कार्य अलग अलग होते हैं, तो उसे हम लोग ऐसे अंगों को समजात अंग कहते हैं। रचना उत्पत्ति तो सेम होती है लेकिन उसके काम जो है अलग होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण के लिए जैसे मेढक के अग्रपाद सिलिफिली पर
चमगादड़ के पंख और मनुष्य के हाथ, ये दोनों के जो है बनावट जो सेम होती है, रचना सेम होती है, बट काम अलग अलग होती है ना। इनका उड़ने का है और हमारा का है काम करने के लिए होते हैं, खाना खाने के लिए होते हैं, इस तरीक़ा से। फिर समृद्धि अंक की बात करें तो इसमें रचना और उत्पत्ति भिन्न भिन्न होते हैं, उसमें रचना और उत्पत्ति समान था और इसमें रचना और उत्पत्ति भिन्न भिन्न होते, तब क्या कहलाते हैं, ऐसे अंक को समवृत्ति अंक आते हैं। ठीक है। और शेषी अंक का मतलब है कि इसमें दिया नहीं हो, फिर भी मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ऐसे अंक जिसका उपयोग पहले तो होता था बट अब नहीं होता है, और शेषी अंक कहलाते हैं। ठीक है। फिर ये एक ही जाति समूह उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं। इस समानता की कोई 3 कारण लिखना है, तो समानता के 3 कारण इस तरीके से। पहला, एक ही जाति के समस्त समविष्टों का जीन कोष समान होता है। एक ही जाति के समूह की जीवों में प्रजनन की क्रिया एक समान पाई जाती है। फिर एक ही जाति की जीवों के एक समान स्वतंत्र जीन का प्रवाह होता है। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। फिर 27वां देख लेना, क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है, इसको लिखना है। ठीक है। फिर कुटुंब सर्ग उभा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। फिर यहाँ से इसमें देखो बोला क्या जा रहा है आपको कि अनुवांशिकी का अध्ययन से हमें फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए कैसे मदद मिलती है, इसको आपको लिखना है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको करना है इस तरीके से। इसमें लिखेंगे कि अनुवांशिकी के अध्ययन से हमें अच्छी गुण वाले बीजों का चुनाव करके संकरण विधि से प्रतिरोधी एवं उच्च उत्पादन वाले फसल के बीज प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। फिर इसमें ये क्वेश्चंस को देख लेना। फिर मेंडल के पृथक्करण नियम को अच्छे से देखना है आपको। ठीक है। फिर यहाँ से जो है आपकी 4 अंक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होगी। 3 अंक वाले में जितना भी क्वेश्चन बताए गए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको जाहिर सी बात है मॉडल पेपर्स में भी, आपके निचोड़ में भी हमारे यही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है, मतलब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हम लोग इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है देख लेते हैं आपके अम्ल क्षार एवं लवण तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से। ठीक है। मींस आपके अध्याय 2 और अध्याय 4 यहां से देख लेते हैं। 2018 तीनों सेट में ये क्वेश्चन आ रखे हैं। फर्स्ट है, इसमें क्या बोला जा रहा है, कुछ पदार्थों के पीएच मान दे रखे हैं आपको। ठीक है। उसको नीचे टेबल पे देखना है, सारणी में दिए गए आंकड़ों का विश्लेषण कर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना, जैसे कि किन पदार्थों की प्रकृति क्षारीय होगी, अम्लीय होगी, उदासीन होगी, उसको बताना है। तो देखो यहाँ पर आपको देख लेना है, खाने की सोडा का 8.2, नींबू की रस का 2.2, सिरका का दे रखे 5.5, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का दे रखे 13 और पानी का दे रखे 7। तो उसके हिसाब से बताना है। जैसे कि इस पीएच स्केल जो है, मैं आपको समझा दूं, पीएच स्केल इस तरीके से 7 होती है। 7 वाली जिसका भी होगा उदासीन, और 7 से पहले वाला अम्लीय, और 7 से जो भी नंबर ज्यादा होगा वो क्षारीय होगा। तो देखो ये 7 से ज्यादा है मतलब क्षारीय, 7 से कम है मतलब अम्लीय, 7 से कम मतलब अम्लीय, 7 से ज्यादा मतलब क्षारीय, और 7 है मतलब उदासीन। सिंपल से इसकी कॉन्सेप्ट होती है। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर देखो नेक्स्ट इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। देखो ये 2018 2020 तीनों सेट में पूछा गया। 3 तत्वों की परमाणु संख्या क्रमशः 5, 7, 10 है, बताइए। ठीक है। कौन सा तत्व वर्ग 18 का है, कौन सा तत्व वर्ग 15 का है, 13 का, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो इस तरीका से 10 परमाणु 7, ये उसकी आंसर हो जाएगी ऊपर दिए प्रश्नों का। ठीक है। फिर नीचे देखो एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखे आपको इस तरीके से 2, 8 और 1 करके, तो 8, 2, 10 और 11। तो इस तत्व का नाम देखो सोडियम होगा, सोडियम का 11 होता है। इस तत्व की संयोजकता क्या होगी, तो संयोजकता 1 होगी, क्योंकि आखिरी कक्षा में कितनी है, 1 है इसके हिसाब से। या किस वर्ग किस समूह का तत्व है, तो ये देखो इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, या पहले वर्ग का है। क्लियर है। इस तरीके से आपको थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है रखनी पड़ेगी। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए भी कर सकते हैं। 18 दिया फिर से, तो इस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर आपके अध्याय 16 और 17 से देख लेते हैं। ये 16 है और ये वाली पार्ट 17। ठीक है। तो इन दोनों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके 4 मार्क्स वाली। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, कैल्शियम का एक यौगिक जो पीलापन लिए हुए सफेद रंग का पदार्थ है का उपयोग वस्त्र उद्योग और रोगाणु नाशक के रूप में किया जाता है, तब इस यौगिक का नाम बताना है। ठीक है। तो इस यौगिक का नाम जो विरंजक चूड़ है, आपको पता है, हम लोग पहले भी देख रहे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में है ना। इस यौगिक को वायु में खुला छोड़ने पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो यहाँ पर देख लेते हैं भाई ये। तो इस यौगिक को खुला छोड़ देने पर जो है क्लोरीन गैस जो है मुक्त होती है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं आपका ये वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। देखो
ये तो अच्छी से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये डायग्राम आपको बनाना है, देख लिया रहो डायग्राम को अभी से कि कैसे आपको बनाना है। तो साबुन से मिसेल बनाने की निर्माण की किस प्रकार होता है, निर्माण की विधि को कैसे लिखना है ये देख लो। जब कपड़े को साबुन के साथ घोल में डुबाया जाता है तो साबुन का ऋण आयन, ठीक है, ऋण आयन के चारों ओर गोली आकार में इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि हाइड्रोजन श्रृंखला वाला सिरा अंदर की ओर तथा COO- वाला सिरा बाहर हो जाता है। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, साबुन कपड़े को साबुन के घोल में घोलते हैं, तब साबुन का जो ऋण आयन होती है, ठीक है, मैल के चारों ओर, कोई साबुन मान के चलिए मैल है, ठीक है, तो मैल के चारों ओर क्या हो जाने लग जाते हैं, वे इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि हाइड्रोकार्बन वाला श्रृंखला, ठीक है, हाइड्रोकार्बन वाला श्रृंखला क्या अंदर की ओर तथा ये वाली जो COOH जैसे कि डायग्राम पे देख पा रहे हो ना, यहाँ पर ये क्या हो जाती है, बाहर की ओर कांटों की तरह निकल जाता है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेल संरचना तैयार कर लेते हैं। मिसेल के कण पानी में वितरित हो जाते हैं। इस प्रकार कोलाइड बनता है जो रगड़ने पर पानी की धार के साथ बहकर बाहर हो जाए। देखो बाहर में इस तरीके से लटकी रहती है और फिर इसको रगड़ते हैं तो वो क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। सिंपल है, इस तरीके से इसको आपको लिखना है मिसेल को, ठीक है। एक बार और पढ़ लेना अच्छे से। फिर ये वाली इंपॉर्टेंट भी है फिर से भाई, आपका सिरका किसे कहते हैं, इसका उत्पादन कैसे किया जा सकता है, ठीक है। इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके मॉडल्स पेपर में है, प्रीवियस ईयर का तो है ही ये, ठीक है। तो आप लोग ये मत बोलना कि ये क्वेश्चंस जो है नहीं आने वाला, इसमें से कुछ नहीं आने वाला है। ऐसे बहुत लोग बोलने के लिए बैठे रहते हैं, सिर्फ वही बोलने के लिए वीडियो क्लिक करते हैं। तो ऐसे नहीं करना है आपको भाई। देखो सिंपल सी फंडामेंटल है भाई। अब वही क्वेश्चन तो उसमें भी है, वही क्वेश्चन उसमें भी है, सेम आपके सिलेबस की ये नोट है ना। तो पूरा कोशिश किया जा रहा है कि जो भी इंपॉर्टेंट हो उसको कवर करे। तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको कर लेना, क्योंकि कहीं से भी पढ़ो इसको बेस्ड पढ़ो, तभी आपकी पढ़ाई जो है बेस्ड हो पाएगी, ठीक है। देखो एथिल एल्कोहल ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं हम, उत्पादन सिरका किसे कहते हैं ये तो पता है, जो ठीक है एसिटिक होती है उसके तनु एसिटिक अम्ल में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाता है, उसे सिरका कहा जाता है। तो इसमें पूरी चीजों को अच्छे से ध्यान से लिखना पड़ेगा, इसको अच्छे से देखो। एथिल एल्कोहल ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, माइकोडर्मा एसिटिक जीवाणु द्वारा किण्वन होकर तनु एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तनु एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, तब जिसे सिरका कहते हैं, या यह क्रिया शीघ्र सिरका विधि कहलाती है, ठीक है। तब इसके उत्पादन के लिए पूरी चीजों को आपको नीचे दिखना पड़ेगा। ये डायग्राम, ये इक्वेशन तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इक्वेशन को अच्छे से कर लो। देखो C2H5OH प्लस O2, ठीक है। देखो ये दोनों क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अब इस पर क्या आ जाती है, माइकोडर्मा एसिडिटी आ जाते हैं जीवाणु, ठीक है। तब उसमें माइकोडर्मा एसिटिक जीवाणु, तो उसकी उपस्थिति में ये क्या हो जाती है, ये एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है इस तरीके से, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। क्लियर। तो इस डायग्राम को भी अच्छे से देख लेंगे। विधि की बात करते हैं तो विधि को पढ़ लेते हैं। यहां से देखो, इस विधि में एक बाल्टी नुमा पात्र में जिसके निचले भाग में कोई छेद हो, ठीक है। देखो जैसे डायग्राम में देख रहे हैं, एक बाल्टी लेना है, उसके निचले हिस्से में ऐसा छेद हो, पुराने सिरके से भीगी लकड़ी की छीलन भरकर ऊपर से एथिल एल्कोहल का विलयन धीरे धीरे नीचे गिराते, ठीक है। याद हुआ यहाँ तक का। क्या करना है, एक बाल्टी लेना है जिसके नीचे में छेद हो, फिर क्या करना है, सिरके से भीगी लकड़ी की छीलन, ठीक है, सिरके से भीगी लकड़ी की छीलन भरकर ऊपर से क्या करते, एथिल एल्कोहल का विलयन जो है धीरे धीरे नीचे गिराते। इसमें क्या होते हैं, अमोनियम सल्फेट बैक्टीरिया के भोजन के रूप में कार्य करता है, जिसे तनु एसिटिक अम्ल या सिरका एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार अम्ल को जब कई बार ऊपर से डालते हैं तब एल्कोहल का ऑक्सीकरण पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार एसिटिक अम्ल का सांद्रण भी हो जाता है, ठीक है। और जो एसिटिक अम्ल जो होते हैं उसको ही क्या कहते हैं, फिर हम लोग सिरका कहते हैं। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 1 से, इस पर क्या बोला जा रहा है, जीवों के विकास के सिद्धांत के प्रमुख 4 बिंदु। तो 4 बिंदु आप लोग को क्या क्या याद रखना है। देखो फर्स्ट तो इसको याद रखना है आपको। पहला क्या कि जीवों में विविधता पाई जाती है। क्लियर, जीवों में विविधता पाई जाती, विविधता मतलब अंतर, ठीक है।
जीवों में क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। विविधता कैसे? कोई जीव छोटे होते, कोई जीव बड़े होते, किसी की उम्र बहुत ज्यादा होता है, किसी की उम्र बहुत छोटा होता है, कोई मोटा, कोई पतला, इस तरीके से। तो जो विभिन्नता पाई जाती है, विभिन्नता भी और भी बहुत कुछ तरीकों से उसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट क्या रखेंगे? जीवों में विविधता पाई जाती है। दूसरा, नई जातियों की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित प्रजातियों से हुई है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई नई जातियों की उत्पत्ति हो रही है तो वो पूर्व में जीव उपस्थित है तभी तो होगा ना, ऐसा तो नहीं अचानक से कुछ जादू हो जाएगा। ठीक है, तो नई जातियों की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित जातियों से ही हुई है, ये आप लोग याद रखेंगे। फिर जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई, अर्थात सभी जीवों के पूर्वज एक ही थे। अब देखो, पूर्वज जो है, जितने भी जीव है उसका कोई एक मूल आधार रहा होगा। ठीक है, मतलब सबकी जितने भी जीव है उसकी पूर्वज कोई ना कोई एक है, इस तरीके से बोला जा रहा है। ठीक है, फिर जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नताएं अनुवांशिक होती है। हमें पता है कि विविधता पाई जाती है, तो अगले पॉइंट में उसी को क्या लिखोगे भैया आप लोग? देखो, जीवों में पाए जाने वाली जो विभिन्नताएं होती है वो अनुवांशिक होती है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो जाति जो भी विभिन्नता होती है, मतलब एक पीढ़ी के जीव से वही गुण जो है दूसरी पीढ़ी में क्या हो जाती है? चेंजेस हो जाती है। ठीक है, प्रजातियों की आबादी में बदलाव होता रहता है, जिससे जीवों का विकास चलता रहता है। तो देखो, इन पॉइंट्स को अच्छे से आप लोग देख लेना। जीवों में विविधता पाई जाती है, विविधता पाई जाती है तो वो विविधता कैसी होती है? अनुवांशिकी होती है। मतलब एक अनुवांशिकी का मतलब सिंपल से है कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो गुण जो है जाता है। और ये देख लो, नई जातियों की जो उत्पत्ति है पहले उपस्थित जीवों से हुई है, फिर जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वजों से हुई है। जितना भी जीव उसका कोई ना कोई एक मेन पूर्वज रहा होगा। ठीक है, फिर जैसे कि अब मनुष्यों में ही सोचे तो उसकी कोई एक पूर्वज था, फिर उससे वो ऐसे करके बढ़ जाते हैं ना, इस तरीके से उसमें हुआ, उसी चीज को बोला गया। तो इसमें से अच्छे से पांचों पॉइंट को अच्छे से ही कर लेना है आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2017 तीनों श्रेणी में आया। देखो क्या बोला जा रहा है? जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका, एक उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। ठीक है, तो देखो इसमें चयन तो क्या करते हैं? लक्षणों को क्या करना है? लक्षणों को चेंज करना है या लक्षणों को अपनाना बोल सकते हैं। जैसे हाइब्रिडीकरण, इसको याद रखना। चयन में हाइब्रिडीकरण बनाने की जो प्रक्रिया होती है, हाइब्रिड बनाने की प्रक्रिया जो होती है उसे ही चयन कहते हैं। ठीक है, तो लक्षण परिवर्तन बोलेंगे, ऐसी इस तरीके से हाइब्रिडीकरण नहीं लिख करके आपको क्या लिखना पड़ेगा? लक्षण परिवर्तन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? चयन कहते हैं। फिर अनुकूलन, मतलब आप किसी भी वातावरण में ढल जाने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। तो इसको देखो कंप्लीट, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा कि प्राकृतिक चयन द्वारा प्रकृति में योग्यतम जीवों की उत्तर जीविका को चुना गया ऐसे जीवों को प्राप्त समूह होता है जो अपने पूर्वजों से गुणों में भिन्न होता है, अर्थात ऐसे जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है। तो देखो, मैं जो बताया ना उसी के हिसाब से आपको लिखना है, चयन और परिभाषा की उसकी परिभाषा, अनुकूलन का उसके हिसाब से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो 2019 में आया हुआ है, अनुवांशिकी के जनक कौन है? अनुवांशिकता के तीन नियमों को आपको लिखना है। तो अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ये है। उनके तो तीन नियम देखो, उन्होंने नियम को भी अच्छे से कर लो। ठीक है, प्रभावीजिता का नियम, तो इस पर देखो क्या होती है नियम? किसी जीव में प्रत्येक लक्षण, ठीक है, किसी जीव में प्रत्येक लक्षण दो कारकों द्वारा व्यक्त होता है। किसी जीव में प्रत्येक लक्षण जो है दो कारकों द्वारा व्यक्त होता है। यदि ये कारक प्रकट होते हैं तो इसे प्रभावी, तथा जो कारक प्रकट नहीं होते उसे अप्रभावी कारक कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? देखो एक बार और पढ़ते हैं। किसी जीव में लक्षण क्या है? दो कारकों द्वारा होता है। एक कारक जो है दिखाई देता है, प्रकट होता है, और एक कारक जो दिखाई नहीं देता, मतलब जो दिखाई देता है उसे प्रभावी और जो दिखाई नहीं देते उसे क्या करते? अप्रभावी कारक कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? जीव का लक्षण दो कारकों पर निर्भर होती है, एक तो जो दिखाई देता है और एक दिखाई नहीं देता, इस तरीके से। क्लियर यहाँ तक? फिर जैसे लंबे पौधे और बौने पौधों में क्रॉस कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, अतः लंबेपन का कारक क्या होता है? टीटी प्रभाव व बनेपन का कारक जो छोटा टी प्रभाव होता है। ये प्रभावीजिता का नियम है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पृथक्करण का नियम उसको बोल रहे हैं कि आप लघु उत्तरी प्रश्न क्रमांक 1 का देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस पर। ये वाली स्वतंत्र अपूहन का नियम। ठीक है, इस नियम के अनुसार अनुवांशिक लक्षणों के कारक परस्पर स्वतंत्र होते हैं। उसमें क्या हो रहे थे? जो है दो भागों पर निर्भर कर रहे थे, इसमें स्वतंत्र होते हैं तथा स्वतंत्र रूप से अन्य सभी ऊतकों में उन सभी कारकों से सहयोग करते हैं।
द्विसंकर क्रॉस की द्वितीय पीढ़ी में पीले रंग के बीजों के कारक गोल बीजों के कारक के सहयोग नहीं बनते हैं, बल्कि झुर्रीदार बीजों के कारक के संयोग बनते हैं। तो इस नियम को थोड़ी सी अच्छे से लर्न करना है आपको, और भी देख लो, वीडियो को थोड़ी सी रोक करके अच्छे से इस चीज़ों को समझने का कोशिश कर लो। इस नियम के अनुसार जो होते हैं अनुवांशिक लक्षणों के कारक क्या होते हैं, परस्पर स्वतंत्र होते हैं तथा स्वतंत्र रूप में अन्य सभी कारकों से वो स्वतंत्र होते, इसलिए वो किसी के साथ भी क्या कर लेते, संयोग कर लेते। अब देखो इसमें जानने वाली मेन ट्विस्ट यहाँ से आती है, वो स्वतंत्र होती है, किसी से भी क्या कर लेती है, संयोग कर लेती है, ये आपको पता है। फिर द्विसंकर क्रॉस की द्वितीय पीढ़ी में पीले रंग के बीजों के कारक, ठीक है, क्या द्विसंकर क्रॉस की द्वितीय पीढ़ी में, द्विसंकर क्रॉस की द्वितीय पीढ़ी में जो पीले रंग के बीजों के कारक होते हैं गोल बीजों के कारक से सहयोग नहीं करते। पीले रंग वाले जो बीज होते हैं गोल रंग के कारक से सहयोग नहीं करते, बल्कि झुर्रीदार बीजों के कारक से सहयोग करते। इन चीजों बस थोड़ी सी पॉइंट है यहाँ पर जो है, इतना को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं आपका ये वाली, ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र आपको वर्णन करना है, जो कि आपको मॉडल पेपर में भी क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ऊपर वाले भी क्वेश्चंस आपको मॉडल पेपर में देखने को मिलेगा। लगभग इसमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चन है, मैं बोल सकता हूँ कि 60 to 70% जो क्वेश्चन है, जितना भी आपको इसमें बताया जा रहा है, लगभग मॉडल पेपर में वो क्वेश्चन इंक्लूडेड है, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों को यही रहता है कि वो है कि नहीं, तो वो है, ठीक है। फिर देखो लिंग गुणसूत्र क्या है, इसको भी आपको बता देना है। फिर अनुवांशिकी के आधार पर संतान का लिंग कैसे निर्धारित होता है, मतलब कैसे लड़का होगा कैसे लड़की होगी, इन चीजों का डिफाइंड होता है, तो उन चीजों को समझते हैं यहाँ पर। मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में कितने होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से भाई देखो समझो इसको, 23 तो होते हैं, तो 22 जोड़े एक समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। 22 जोड़े, 23 में से 22 जो है एक समान होते हैं, जिसको ऑटोसोम कहते हैं। फिर 23वां जोड़ा अन्य से भिन्न होता है, जाहिर सी बात है, 22 जो है सेम है तो 23वां तो अलग होगा ना। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। 23 जोड़े पाए जाते हैं, 23 में से 22 सेम होते हैं, 23वां जो है अलग होता है, इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जो 23वां भिन्न होता है उसे ही क्या कह देते हैं, फिर हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। फिर नर के, ठीक है, नर के 23वें गुणसूत्र को इन्हें एक्स वाई, मतलब कोई नर है तो उसको एक्स वाई से व्यक्त करते हैं, अगर मादा है तो एक्स एक्स से। क्लियर है, नर है तो एक्स वाई से व्यक्त करते हैं, और मादा हो तो एक्स एक्स से व्यक्त करते हैं। यहां तक आपको कर लेना है, बहुत आसान है भाई मेरे हिसाब से, ठीक है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्या क्या लिखना है यहाँ तक में, 23 जोड़े पाए जाते हैं, 23 में से 22 जो है सेम होता है, 23वां अलग होता है, उसे गुणसूत्र कहते हैं। और जो 23वें जोड़े होते हैं उनमें देखो गुणसूत्र में अगर एक्स वाई रहा तो वो नर है, और एक्स एक्स रहा तो मादा है। बस सिंपल से इतना कॉन्सेप्ट जो है लिखना है, तब आपको नंबर जो है बिल्कुल भी कभी भी नहीं काट सकते, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम देख लो इसका, ठीक है, माता पिता का अलग से दिया हुआ है, ठीक, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये देखो एक्स एक्स और प्लस 44 इस तरीके से माता की तरफ से दिया हुआ है, ठीक है, तो इस तरह ये अलग हो जाएगा, ठीक है। दोनों में सेम एक्स एक्स, 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स। फिर इस यहाँ का भी वैसे ही सिमिलरली 44 प्लस एक्स वाई, तो एक में एक्स और 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई ऐसे ही होगा। ये वाली लाइन और दोनों लाइन तो क्लियर होगा, ठीक है, युग्मन तक का, ठीक है। अब देखो ये कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से आया हुआ है ऐसे, ठीक है। तो देखो 22 प्लस एक्स वाला आया है और 22 प्लस वाई वाला आया है, ऐसे मिल सकता है ये, ठीक है। तब देखो एक्स वाई हो गया, मतलब अलग अलग है तो पुत्र बनेगा, लड़का बनेगा। सिमिलरली से यहाँ से एक्स वाला आएगा, फिर से यहाँ से वाई वाला आएगा, तो एक्स वाई वाला मतलब अलग अलग है तो फिर से लड़का ही बनेगा, ठीक है। इस चीज़ों को समझो, बस बहुत आसान है, बस एक बार समझने की इसको कोशिश करो, ऐसे ही आपको छाप के आना है, बहुत आसान है, ठीक है। अब इधर के लिए देखो, एक बार ये मिलेगा, एक बार इसका पहला मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से भी एक्स और यहाँ से क्या आनी चाहिए था, वाई आनी चाहिए था, बट तो रुको, ठीक है। एक तो यहां से आ गया ये, सॉरी ये वाली इन दोनों के साथ हो गया था, तो अब बारीक इनकी इसका, तो ये एक्स एक्स इसलिए ये बनेगा, फिर इसका और इसका, तो ये इस तरीके से। तो जब समान हो तब क्या बनती है, वो पुत्रियां बनती हैं, लड़की वाली होती है। क्लियर, ये होती है लिंग निर्धारण।
फिर आगे बढ़ते हैं, आपको वो डायग्राम जो अच्छे से करना है। जैव प्रक्रियाएं में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं आपके 4 मार्क्स के लिए। फर्स्ट है अमाशय में जो स्रावित होती है HCl, ठीक है, का कार्य बताना है आपको। तो देखो वो क्या काम करती है, मुख्यतः प्रोटीन का पाचन करती है, सूक्ष्म जीवों का जो है विनाश करती, भोज्य पदार्थों को गाढ़े द्रव जैसा कर देता है, मतलब वो पाचन की क्रिया में है हेल्प करती है, ठीक है। तो प्रोटीन को पाचन करती है, सूक्ष्म जीवों का विनाश करती है, जो भी हमारे हानिकारक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं हमारे बॉडी में उसको करती है, फिर भोज्य पदार्थों को गाढ़े द्रव जैसा कर देता है। ये तीनों पॉइंट्स मेनली आपको याद रखना है। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, रुधिर क्या है, रुधिर कणिकाओं के नाम तथा कार्य आपको लिखना है, ठीक है। तो इस पर देखो, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो गहरे लाल रंग का होता है। इसके मुख्य घटक की बात करें तो प्लाज्मा व रक्त कणिकाएं होती है, ठीक है। रुधिर क्या है, तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है करके लिखना है आपको। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। कौन से मेन पॉइंट कौन है, संयोजी ऊतक। रुधिर एक संयोजी ऊतक है जो गहरे लाल रंग का होता है। लाल रंग तो सबको पता है भाई रुधिर का, है ना, ठीक है। रुधिर एक संयोजी ऊतक है जो लाल रंग का होता है। क्लियर यहां तक। इसके मुख्य घटक बोला है तो मुख्य घटक व कणिकाएं इस तरीके से है, देखो पहला लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, ठीक, और तीसरा जो है पट्टिकाणु कोशिकाएं, ठीक है। तो इतना आपको करना है। फिर इसके कार्य की बात कर लेते हैं, तो सभी का कार्य भी लिखना है आपको, है ना। तो लाल रक्त कणिकाएं का क्या होता है, देखो इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जो लाल रक्त कणिकाएं होती है जो O2 की वाहक का कार्य करता है, मतलब ये ऑक्सीजन को, जो हमारी क्या होती है लाल रक्त कणिकाएं होती है, ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में क्या करता है, जो नस बोलते हैं ना हम लोग, वेन, उसके माध्यम से वो क्या करते हैं, घुमाते हैं। क्लियर है, ठीक। फिर अगला श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती, ये हानिकारक जीवाणुओं तथा मृत कोशिकाओं का भक्षण कर उन्हें नष्ट कर देती है। अतः ये कणिकाएं किसी संक्रमण के प्रति हमारे शरीर में रक्षा का कार्य करते हैं, ठीक है। देखो लाल रक्त कणिकाएं क्या करती है, पूरे शरीर में हमारे ऑक्सीजन को फैलाता है, ले जाता है। फिर ये और ये वाली श्वेत रक्त क्या करते हैं, जो भी हमारे शरीर में हानिकारक जीवाणु होती है या मृत कोशिका होती है उसको क्या करते हैं, उसको नष्ट करती है। और मतलब ये हमारी रक्षा का काम करता है। रक्षा का काम कौन करता है, श्वेत रक्त कणिका। फिर पट्टिकाणु कोशिका की बात करें तो ये रुधिर को थक्का बनाने में मदद करती है, ठीक है। ये रुधिर का जो है थक्का बनाने में, जमाने में क्या मदद करती है, पट्टिकाणु कोशिकाएं जो होती है थक्का जमाने में मदद करती है। फिर यह रुधिर का तरल भाग है जिसमें बहुत सी लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, हार्मोन तथा रुधिर के शेष अवयव खुले होते हैं या इन्हीं पदार्थों का संवहन करता है। जो रक्त प्लाज्मा होता है, रक्त प्लाज्मा की बात करें तो यह तरल भाग होता है। इसमें बहुत से लवण जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, हार्मोन सब कुछ अवयव खुले होते हैं या इन्हीं पदार्थों का संवहन करता है, ठीक है। फिर ये रहा इतना। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, देख लो क्या बोला जा रहा है कि मनुष्य में मूत्र का निर्माण तथा उसका निष्कासन क्यों आवश्यक है, ठीक है। मनुष्य मूत्र का निर्माण क्यों आवश्यक है और उसका बाहर निकलना, निष्कासित होना क्यों आवश्यक है। तो देखो प्रत्येक दिन हमारे शरीर में भोजन से संबंधित कई जैविक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं जिनमें कई पदार्थों का निर्माण व अपघटन होता है। इन पदार्थों में नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे प्रोटीन के अपघटन से बने मुख्य रूप से यूरिया और यूरिक अम्ल हमारे उत्सर्जन तंत्र से हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, यही मूत्र होते हैं, ठीक है। क्लियर है। जो यूरिया युक्त होते हैं, ठीक है, उसको ही क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र से जो बाहर निकलते हैं उसे मूत्र कहते हैं, ठीक है। तथा अब देखो इसका मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, तो इसको देखो अति सूक्ष्म छनन। यह प्रक्रिया बोमन संपुट में होती है, ठीक है। बोमन संपुट में होती है। अभिवाही व अपवाही धमनी का कोशिका गुच्छ बनाती है जिससे रुधिर बनता है। छनन में क्या होती है, जल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, प्रोटीन के छोटे छोटे अणु होते हैं। यह विशेष विधि डायलिसिस के अनुसार कार्य करता है। इससे बड़े अणु रह जाते हैं, छोटे छन जाते हैं। नेफ्रॉन डायलिसिस थैला है, ठीक है। तो पूरी प्रोसेस को इस पे देख लेना, मैं थोड़ी सी इसको अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। फिर ये वाली देखो भाई 18वां की बात करें, आपको रियो की पत्ती करना ही है, ठीक है। तो डायग्राम को देख लो भाई, इसको तो अच्छे से आप फोटो खींच लो, आपके दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। रियो की पत्ती का आपको बनाना है इस तरीके से। फिर इसमें क्या क्या लिखना है, स्टोमेटा, जो अंदर में है ना ये वाली पोर्शन, उसको क्या बोला जा रहा है, स्टोमेटा। फिर इसके बाहर में जो है उसको रक्षक कोशिका। फिर इसके अंदर ये खाली जो जगह दिख रहा है आपको, ठीक है, एपिडर्मल कोशिका। और जो इसको देखो ये अंदर में छोटे छोटे बिंदु पाया जा रहा है ना, उसको क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इतना आपको लिखना है, नाम जो है कम से कम इसको याद रखना है। क्लियर। फिर इसके कार्य की बात करें
तो इसके कार्य में आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, स्टोमेटा जो होता है पत्तियों की सतह पर होती है तथा खुलने एवं बंद होने की क्रिया द्वारा वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण करती है, और गैसों का आदान प्रदान भी किसके माध्यम से होता है, स्टोमेटा के माध्यम से होती है। क्लियर है? तो इन दोनों पॉइंट्स को आप लोगों को इसमें से याद रख लेना है। फिर 19 की बात करें तो देखो, भोजन को लेकर पौधे व जंतु आपस में किस प्रकार संबंधित होते हैं उसको करना है। तो भोजन को लेकर पौधे व जंतु आपस में संबंधित होते हैं। पौधे क्या करते हैं, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से सौर ऊर्जा को संग्रह कर कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल द्वारा पूरे जीव जंतु में जाता है, यही उनकी ऊर्जा का स्रोत होता है। पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में संचित भोज्य पदार्थों को शाकाहारी जंतु ग्रहण करते हैं तथा खाद्य श्रृंखला का वह क्रमशः शाकाहारी से मांसाहारी तक होता है। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, हमारी पेड़ पौधे क्या होते हैं, प्राथमिक होते हैं। ठीक है, वहीं से ही खाद्य श्रृंखला और खाद्य जल जो पूर्णतः निर्माण होता है एक पेड़ से ही स्टार्ट होता है। इस तरीके से आपको लिखना है, पेड़ अपने खाना खुद बनाते हैं जिसके माध्यम से अन्य जीव उस पर निर्भर रहते हैं। इस तरीके से इसकी कहानी को पूरा आपको लिख लेना है। ठीक है, फिर मनुष्य की हृदय का नामांकित चित्र देख लो भाई, इसको 2022 में आई हुई, बट आने की चांसेस है, तो इसको देख सकते हो। इस डायग्राम को पूरी तरीके से अच्छे से आपको कर लेना है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वपोषी विषमपोषी आपको सबको आता है, जो आपका खाना खुद बनाते हैं वो स्वपोषी। हाँ, ये वाली। ठीक है, मनुष्य में पाए जाने वाली जो है 4 पाचक ग्रंथियों के नाम आपको लिखना है। तो फर्स्ट देखो, मनुष्य में पाए जाने वाली पाचक ग्रंथियां 2 प्रकार की होती है, एक तो आंतरिक ग्रंथियां और एक बाह्य ग्रंथियां। ठीक है, आंतरिक और बाह्य, अंदर की ग्रंथियां और बाहर की ग्रंथियां। क्लियर है? तो आंतरिक ग्रंथियां में कौन कौन आती है भाई, देख लो, श्लेष्मा, जठर और ब्रूनर्स। श्लेष्मा, जठर, ब्रूनर्स, श्लेष्मा, जठर, ब्रूनर्स, श्लेष्मा, जठर, ब्रूनर्स। ठीक है, याद हुआ, श्लेष्मा, जठर, ब्रूनर्स। ठीक है, फिर इसमें लार, यकृत, अग्नाशय, ये तो बहुत आसान है, लार, यकृत, अग्नाशय। ठीक है, लार, अग्नित, यकृत, अग्नाशय। ठीक है, ऐसा लाल तो L A Y, ले, ऐसा याद रख लेना। ठीक है, ले को, ले से हो जाएगा लार, अग्नाशय, यकृत, ले याद रखना लेना। इसके लिए, उसके लिए अगर कुछ देखें हम लोग तो उसका क्या हो जाएगी, ऐसा SJB। ठीक है, तो श्लेष्मा, जठर, ब्रूनर्स, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ले तो याद रहेगा। ठीक है, बाह्य मतलब ले। ठीक, फिर उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र देख लो भाई, इसको बहुत अच्छे से कर लेना है आपको, जो नेम है उसको अच्छे से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायग्राम को भी साथ ही साथ आप लोग प्रैक्टिस करते चलिए, वीडियो को रोक दीजिए, एक बार बना के देख लीजिए, क्या क्या नाम है उसको अच्छे से जो है आप मेमोराइज कर लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से आपका जो है 5 अंक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 5 अंक वाले में मीन्स आपको बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि छोटा छोटा आती। मेन दिक्कत ये है, अभी तक हम लोग देख रहे थे तो इसमें तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन आया है ना, बट बात कर लेते 21 और 22 की क्वेश्चंस का। 21 और 22 में छोटी छोटी क्वेश्चंस को मिक्स करके दिया हुआ है, तोड़ तोड़ के दिया हुआ है, इसलिए है थोड़ी सी और भी छोटी जो चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लो, क्या है कि एक मछली जो है तालाब की सतह से 15 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है। ठीक है, कितना में है हमें नहीं पता, लेकिन वो 15 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है, तो वह सतह से उसकी वास्तविक गहराई आपको गिनना है। आखिर उसकी गहराई, एक्चुअल गहराई कितना है वो आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पानी का अपवर्तनांक भी हमें दे रखा है, कितना होता है 1.33 होती है। ठीक है, अब इसका सूत्र देखो। ठीक है, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई, ये करना है सूत्र में। अब उसके बाद उस सूत्र में मान रखोगे तो ये 4/3 रख ली इस तरीके से। ठीक है, तो 4/3 हुआ। अब यहाँ पर देखो हमें वास्तविक गहराई चाहिए और आभासी गहराई हमें पता है 15 सेंटीमीटर, इस तरीके से लिख लेंगे। फॉर्मूला बहुत आसान है, देखो फिर ये 3 1 कम 3, इसको कटाओगे 3 दूनी 6, 1 बाकी, तो 3 पंचे 15, तो 25, 25 चौक 100, इसकी आंसर इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है? फिर अब देखो निम्न का कारण बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मे भी पूछा जा सकता है, तालाब में स्थित मछली वही नहीं होता जहां दिखाई देता है, क्यों? ठीक है, तो इसकी आंसर देखो बहुत सटीक है। मान लो एक मछली जल में स्थित है, उसे क्या होती है, एक प्रेरक विरल माध्यम से देख रहा है। ठीक है, देखने वाला उसको विरल माध्यम से देख रहे हैं ना, मछली से चलने वाली किरण PQ, तो ये इसको डायग्राम जो है ना रिफर करना पड़ेगा तब बनेगा। ठीक है, यहाँ से ऐसा रखते हैं।
ठीक है, अब ठीक है। तो चलने वाली जो किरण PQ पृथककारी पृष्ठ की Q पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात अभिलंब M इनमें टूटकर QR में चली जाती है। तो इस तरीके से थोड़ी सी इसको ना अंडरस्टैंडिंग इस पे ज्यादा बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर इसलिए दिखाई देता है तो पूरी चीजों को मेन रीजन होते हैं उसको आप छोटा सा लिख भी सकते हैं, बट अगर 2 ही दिया जाएगा पूरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक बेसिक रीजन होती है ना, तो ये वाली है, ठीक है। ऊपर क्यों देखे तो इसको याद रखना, अगर पूरी चीजों को नहीं कर सकते तो सघन माध्यम में स्थित मछली को विरल माध्यम में देखने से या वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर हुआ उठाई देखता है, क्योंकि इसका रीजन है सघन माध्यम से में स्थित मछली उसको हम लोग विरल माध्यम से देखेंगे तब वह क्या हो जाती है, ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, ठीक है। बात कर लेते इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस का। तो देखो जब वायु जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, जब वायु की बुलबुले जल के भीतर बनते तो चमकने लगते हैं। क्यों, इसको बताना है, क्योंकि जब प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो किरणें क्रांतिक कोण से अधिक होने पर वायु के धरातल पर आपतित होती है, वे पूर्ण परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिससे क्या कारण वो क्या है, चमकदार दिखाई देता है। इस तरीके से उसको आपको करना पड़ेगा, क्लियर। फिर आगे आपका ये वाली पार्ट से भी आएगा, ठीक है। 5 अंक वाली किससे, आपका ये पार्ट 6 है और ये पार्ट 12, पार्ट 6 और पार्ट 12, जैसे कि पहले पार्ट 10 ऐसे आया था और पार्ट 13 से, ठीक है, दोनों से देखे थे ना। अब किससे देखेंगे, 6 और 12 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें से देखो, आपको ये देखना है ओम का नियम को, ठीक है। ओम का नियम बहुत आसान है, ठीक है। इस नियम को सन 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। किसी, देखो नियम क्या है, किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है, ठीक है, यहां से लिखेंगे किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इतना आपको एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा, इसमें वर्ड्स को आप चेंज नहीं कर सकते। किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है, ठीक है, धारा क्या होती है, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, ये रूल है, ठीक है। अगर भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो जो क्या होती है, धारा जो होती है, ठीक है, लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमा होती है। तो इस तरीके से V और I अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमा के निशान को हटाएंगे तब वहां पर बराबर लगाएंगे तब R नियतांक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यही क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा ये वाली, R बराबर V/R, और ग्राफ में आपको इस तरीके से जो है प्रेजेंट कर लेना है, क्लियर है। तो ये रहा आपका 5 अंक के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर जनित्र, जनरेटर आपको देखना है, तो जनरेटर वाली जो है, ठीक है, सुने होंगे जनरेटर। विद्युत जनित्र का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत करना है, मतलब किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नामांकित उसकी चित्र बनाना है आपको, फिर कार्य विधि जो है उसको लिखना है। तो ठीक है, परिभाषा देख लो, विद्युत जनरेटर क्या काम करता है आप लोग सबको पता होगा, तो सब डीजे देखे होंगे, डीजे जो बजता है उसी जनरेटर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे ही क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, जनरेटर कहते हैं, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को, यंत्र से ही, कोई मशीन से ही ऊर्जा विद्युत बनता है ना, करंट बनता है। तो सिंपल सी फंडा है भाई, इसको याद रखना। ऐसे युक्ति या ऐसे मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक मतलब मशीन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत जनरेटर कहते हैं, या डायनेमो, AC डायनेमो, उसी को डायनेमो भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं इसके सिद्धांत का, तो किस सिद्धांत पर क्या करता है, तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इतना आपको बेसिक पॉइंट जो है याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अब सिंपल सी फंडा इसको देखो, जब किसी कुंडली मतलब उसका तार का गुच्छा जैसे पंखे में लगा होता है, आप लोग देखे होंगे कुंडली, ठीक है, वाइंडिंग जो बोला रहता है, ठीक है। कुंडली को तीव्र विद्युत क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय बल रेखा संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुंडली में प्रेरित धारा जो है प्रवाहित होने लग जाती है। मतलब उस कुंडली को जो है, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में बहुत बार बार ऐसे घुमाते हैं, तो घुमाने से क्या होता है, विद्युत बल रेखा उत्पन्न होती है, जिससे क्या हो जाती है, धारा जो है उत्पन्न होने लग जाता है, करंट जो है उत्पन्न होने लग जाता है, क्लियर है। इसकी आरेख डायग्राम को इस तरीके से देख लो, ये बीच वाली कुंडली को घुमाएंगे और ये चुंबक है, दोनों चुंबक के बीच घूमता है, तो इसमें चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न होती है, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या बनती है, करंट बनती है। सिंपल से इसके फंडा को आपको याद रखना है, क्लियर है। तो पूरे कार्य विधि को पढ़ लेना कि कब क्या होती है, कैसे
होती है चक्र घुमाने वाली बात है, पूरे को अच्छे से पढ़ोगे तो समझ आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। फिर ये अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखो, चुंबकीय बल रेखाओं की गोल्डी के, तो मेरे हिसाब से ये तो इंपॉर्टेंट है ही। इस पर क्या पूछा जा सकता है, देखो ये सदैव उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। पहला रूल याद रखना, उत्तर से प्रारंभ होकर दक्षिण पर समाप्त होती कौन, चुंबकीय बल रेखाएं। फिर नेक्स्ट, ये वक्र रेखाएं होती है जिससे किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को जो है प्रदर्शित करती है, दर्शाती है। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आप इसमें क्या है, ये बल रेखाएं काल्पनिक होती है जिससे परस्पर प्रतिकर्षण का गुण होता है। चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुव के पास सघन होती है, जैसे कि ये मान के चलो है, तो यहाँ पर क्या रहेगी, एकदम सघन रहेगा, ठीक है ऐसे, और जबकि बाकी जगह पे क्या होगा, दूर दूर रहता है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींचे गए चिकने वक्र होते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते, तो कुछ बेसिक पॉइंट है उसको याद रखना। ये वक्र में होती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, इस तरीके से। ये काल्पनिक रेखा होती है, ध्रुवों में पास पास और बाकी जगह उदासीन पर दूर दूर होती है। इस तरीके से उसको सिंपल चीजों को है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, आपके एग्जाम के लिए मेमोराइज समझते हुए आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं आपके ये वाली, ठीक है, विद्युत मोटर। जैसे जनरेटर देखे थे, सिमिलरली अब क्या देखेंगे भाई, विद्युत मोटर क्या होती है। 17 तीनों सेट में आ रखे ये क्वेश्चन सिद्धांत की। जैसे कि विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर की बात करें तो ये जस्ट उसका किसका, ये जनरेटर जो होती है ना उसका जस्ट उल्टा होता है। विद्युत मोटर के अगर लिखेंगे, यह एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसी मशीन होती है, ये क्या करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को, क्योंकि ये करंट से चलता है ना विद्युत मोटर, तो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। वो यांत्रिक को विद्युत में बदल देती है, और ये जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, कौन, विद्युत मोटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको लिखेंगे। बात कर लेते हैं सिद्धांत का, वो तो विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते थे, और ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो इसको देखना पड़ेगा आपको। विद्युत मोटर वह युक्ति है जो, देखो जो मैं परिभाषा बताया तो वही लिखा है, तो विद्युत मोटर इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक रखने पर एक बल आरोपित होता है जो चालक को किसी अक्ष पर घुमाया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी लगभग चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक रखने पर एक बल आरोपित होता है जो चालक को, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक को रख देने से एक बल आरोपित होता है जिससे वो चालक चलने लग जाता है, घूमने लग जाता है। इस तरीके से डायग्राम इसका देख लेना भाई अच्छे से, ठीक है, सेम टाइप का है बट आपको इसको अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। कार्य विधि की बात करें तो इसको समझने की थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं कि कैसे ये कार्य करता है। देखो इसमें तांबे की एक आयताकार कुंडली लेना है, कौन सा, PQRS, ठीक है। मैं डायग्राम भी दिखाता हूँ तब आपका आसानी से समझ आएगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक। PQRS पर विद्युत रोधी आवरण चढ़ा देते। यह कुंडली एक आयताकार फ्रेम पर लगी होती है जिसे आर्मेचर कहते हैं। तो बीच वाले को, ये वाली जो पोर्शन है वहाँ इस पर, ठीक है, ये वाले पोर्शन को आर्मेचर, उसी के बारे में बात हो रहा है। आयताकार कुंडली लेना है, कुंडली मतलब जैसे कि देखे होंगे मोटर वाइंडिंग वाला, वही वाली बात हो रही। तो इसको आगे इस ऐसे आर्मेचर एक स्थायी चुंबक के आयताकार ध्रुवों के मध्य एक घूमने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र रहती है, ठीक है। मतलब जो आर्मेचर होती है वो दो ठो चुंबक रखे ना इस तरीके से, तो आर्मेचर जो होते हैं चुंबक के मध्य घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। कुंडली के सिरे R1 R2 पर दो सर्पी वलय जुड़े होते हैं। तो पूरे डायग्राम को आप साथ में रखोगे तब ये पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझ आ पाएगा, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन देख लो भाई। देखो, कोई विद्युत रोधी तांबे के तार को कुंडली की किसी धारा मापी से जोड़िए, क्या होगा यदि दंड चुंबक को बोल रहे हैं। तो देखो कुंडली में धकेला जाए, तो देखो ढकेलने की यहाँ कोशिश किया जा रहा है, तब क्या होती है, जब दंड चुंबक इन कुंडली के अंदर ढकेला जाता है तब विद्युत धारा बहती है और धारा मापी में विक्षेप दाईं तरफ हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या जाती है, धारा बहने लग जाती है, धारा बहती है और विक्षेप मतलब थोड़ी बहुत जो हिलना डुलना जो है प्रारंभ हो जाती है, कौन सी तरफ, दाएं तरफ, ठीक है। अगला एक कंडीशन क्या बोला जाए, जब कुंडली के भीतर, उसके अंदर में रख देंगे कुंडली के भीतर में, तब विद्युत धारा नहीं बहती और धारा में कोई भी, उसमें धारा बह रही थी और विक्षोभ भी हो रहा था दाईं तरफ, इसमें धारा वगैरह भी नहीं बहती और विक्षेप भी नहीं होता है। बात कर लेते हैं इसके आधे में। इस तरीके से कुंडली के अंदर के दंड चुंबक को बाहर खींचने पर, बाहर निकाल रहे हैं, वहां से अंदर तो रख दी तब बाहर निकाल रहे हैं तो देखो धारा तो उल्टी धारा बहती, धारा जो पहले से ही बह रही थी अंदर घुसाने के टाइम धारा सही बहेगा, अब वो धारा जो उल्टा हो जाएगा और विक्षोभ जो भी है वो क्या है, बाईं तरफ हो जाएगा, पहले दाईं तरफ हो रहा था, ठीक है। तो इन चीजों को आपको याद
रखना है। तो ये रहा आपका। फिर यहां से देखते हैं आपकी 6 अंक वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखो 6 अंक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपका भाई कौन कौन से पार्ट से आएगा, धातु एवं धातु कर्म अधातुओं का रसायन मीन्स आपके 9 से आएगा और 14 से आएगा। तो इन दोनों पार्ट से आपको करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है कि हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण को निम्नलिखित पदों के आधार पर आपको समझाना है, ठीक है। हेमेटाइट से आपको क्या बनाना है, लोहा बनाना है। हेमेटाइट से लोहा बनाना है, तो क्या क्या काम करना है उसको देखो। ये क्वेश्चन जो है 2019 में लगभग आई हुई है, तो इसकी आंसर्स की बात करते हैं हम लोग। अयस्क का सांद्रण, ठीक है, अयस्क के सांद्रण के हिसाब से बताना है। फिर रासायनिक समीकरण लिखना है। फिर वात्य भट्टी का आपको नामांकित चित्र जो है बनाना है, ठीक है। तो देखो इसकी स्टेप्स को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अयस्क का सांद्रण कैसे होते हैं, अयस्क का सांद्रण हेतु कौन सा विधि का प्रयोग करना है, गुरुत्व पृथक्करण विधि। और गुरुत्व पृथक्करण क्या विधि क्या होता है उसको समझना है, तो हम लोग देखते हैं आगे इसमें, ठीक है। फिर अयस्क सांद्रण जो है गुरुत्व पृथक्करण विधि से किया जाता है। गुरुत्व पृथक्करण में क्या होती है, उसमें एक पट्टी होती है, पट्टी में घुमाया जाता है, तो फिर उससे क्या होती है, चुंबकीय पदार्थ अलग और अचुंबकीय पदार्थ जो है अलग हो जाता है, ठीक है। फिर इसकी रासायनिक समीकरण आपको पूरी तरीके से अच्छे से पता होनी चाहिए। अपचयन कैसे होती है, अपचयन के लिए प्रगलन विधि में लाई जाती है और यह वात्य भट्टी द्वारा होता है, ठीक है। देखो विधि देखते हैं। भर्जित अयस्क का मतलब कोक तथा चूने के पत्थर को मिलाकर वात्य भट्टी में प्रगलित करते हैं। जैसे जैसे चार्ज नीचे की ओर जाता है, इसमें भिन्न भिन्न तापक्रम में होकर गुजरना पड़ता है। प्रारंभ में कितनी होती है, तापमान 200 डिग्री सेल्सियस होती है और अंत में कितना होता है, 1600 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। क्या क्या को भर्जित अयस्क को, भर्जित अयस्क का मतलब जो भी अयस्क है, ठीक है, उसको जैसे हेमेटाइट का अयस्क का हेमेटाइट को और कोक कोयला और चूना के पत्थर को मिलाकर वात्य भट्टी में डाल देते हैं। डालने के बाद उस तापमान को अलग अलग तापक्रम से गुजरना पड़ता है, ये हुआ। तो इसके अपचयन का क्षेत्र देखो, जब देखो इस पर इस इक्वेशन को समझना पड़ेगा। इस क्षेत्र का जो 400, देखो अपचयन क्षेत्र कौन सा है, 400 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस तक का जब तापमान रहता है तब ये क्रिया होती है, देखो है ना। कार्बन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनता है, 2CO बनता है। फिर वही CO जो है किससे काम करता है, Fe2O3 के साथ वर्क करता है। तब इस तरीके से वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बाहर निकलता है। गैस निकलने का आप वात्य भट्टी में देखोगे तब क्या बनता है, देखो इस तरीके से Fe3O4, पहले Fe2 था वो Fe3O4 बन गया। फिर वही CO और Fe3O4 जो है काम करके क्या बनाते, फिर से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गया, तो FeO बस बाकी। अब फिर से कार्बन आपके कोई कार्बन है और CO है और Fe, ये दोनों वर्क करते हैं, तो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गया। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या, एक स्पंजी लोहा Fe जो है बाकी रहता है। तो इसको स्टेप्स को अच्छे से समझेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है ये, क्लियर। फिर धातुमल क्षेत्र में ये वाली होती है, तो मेनली ये वाली जो है उसको अच्छे से कर लेना है। फिर वात्य भट्टी का नामांकित चित्र आप बना लेंगे तो फिर आपको लगभग इसमें से 6 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं ये अयस्क का सांद्रण। अयस्क की सांद्रण की विधि आपको मे भी पूछा जा सकता है, तो इसमें कौन कौन से, गुरुत्व पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और झागोत्प्ल। तो अयस्क का सांद्रण मतलब सांद्रण क्या होती है, जो अशुद्धियां होती है, अशुद्धि को दूर निकालने की जो क्रिया होती है उसको ही सांद्रण कहते हैं। मतलब कोई से भी शुद्ध बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, सांद्रण कहते हैं, उसमें से अशुद्धियां हटाने की क्रिया को। तो देखो इसमें सबसे पहला जो देख लेते हैं, गुरुत्व पृथक्करण विधि, आपके पार्ट नोट्स आपने पढ़ रखे भी होंगे इसको, ठीक। जब अयस्क तथा अधात्री के, ठीक है, आपेक्षिक घनत्वों में अंतर होता है, अयस्क तथा अधात्री, अधात्री मतलब होती है अशुद्धि। जब अयस्क और अधात्री के अपेक्षित घनत्वों में क्या होती है, अंतर होता है, मतलब एक बहुत ज्यादा वजन का हो और एक कम वजन वाला हो, वजन में उसकी अंतर हो, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। हर विधि को कभी ना कभी अलग अलग विधि से करते हैं, ठीक है। इस विधि को उपयोग किया जाता है। इस विधि में अयस्क को बारीक पीस कर, ठीक है, जो भी अयस्क उसको बारीक पीस लेना है। पीसने के बाद उस पर क्या करते हैं, जैसे कि बारीक पीस के रख लिया, फिर उस पर धारा प्रवाहित करते हैं। तो धारा प्रवाहित क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं तब क्या होती है, जो कम घनत्व वाले अशुद्धियां होती है वो क्या हो जाती है, देखो अयस्क के भारी कण, अयस्क के भारी कण जो है नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भारी होते हैं। अब अशुद्धियां, जाहिर सी बात है, अगर अशुद्धियां की वजन कम है तो वो ऊपर उठेगा और पानी के साथ बह जाएगा, ठीक है, ठीक। तो ये रहेगा। फिर इस विधि को याद रखने के टाइम आप बोल सकते हो कि गेहूं जैसे घर में धोते हैं मम्मी लोग, उसको साफ करते हैं, तो उसमें जो भी उसको पानी डालते हैं ना उसमें, तो जो भी अशुद्धियां होती है उसमें जो भी, तो वो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है ना। छोटे छोटे जो पत्ते वगैरह होते हैं या जो भी कुछ भी हो,
अशुद्धियाँ होती है वो बाहर निकल जाती है। तो इसको याद रखना। जैसे कि घर में चावल धोते हैं खाना पकाने से पहले, ठीक है, तो वो कौन सी विधि से होता है? गुरुत्व पृथक्करण। चावल अंदर रहते हैं, बाहर में जो भी उसके रेशे वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सब चीज बाहर हो जाती है ना। तो इन चीजों को याद रखना किसमें? गुरुत्व पृथक हाँ गुरुत्व पृथक्करण विधि में। फिर चुंबकीय पृथक्करण विधि, इसमें भी क्या करते हैं आप देखो, इस विधि का उपयोग करते हैं जब अधात्रित चुंबकीय पदार्थ होते हैं, जब अशुद्ध चुंबकीय पदार्थ होते हैं, तब इसको भी क्या करते हैं? पूरी अच्छे से बारीक पीस लेते हैं। बारीक पीसने के बाद देखो आपको यहाँ से क्या करना है, बारीक पीसे हुए को इस तरीके से इसमें गिरा देते हैं। किसमें? इसका नाम क्या है? चुंबकीय पदार्थ के पट्टे, ठीक है, एक पट्टी होती है, ठीक है, इसका नाम कन्वेयर बेल्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कन्वेयर बेल्ट है। एक चुंबकीय पदार्थ युक्त है, चुंबकीय कन्वेयर बेल्ट होती है। उस कन्वेयर बेल्ट में हम लोग जो भी है इसका बारीक पीस होते हैं उसको डालते हैं, जिससे चुंबकीय पदार्थ अलग और अचुंबकीय पदार्थ जो है अलग हो जाता है। इस तरीके से आपको लिखना है, सिंपल सा, ठीक है। तो ये रहा आपका। फिर झाग उत्प्लवन विधि। तो झाग उत्प्लवन विधि बहुत आसान है। इस पर देखो, सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाए। तो इस विधि में बारीक पीसे हुए, इसमें भी देखो बारीक, इसमें भी पीस लेना जो भी है इसका। अब देखो, पीसे सल्फाइड अयस्क में पाइन तेल तथा जल मिलाकर उसमें अधिक वायुदम। देखो अयस्क को बारीक पीस लेना है, फिर इस पर पाइन तेल मिलाना है, और क्या मिला देना है भाई? पाइन तेल और सल्फाइड अयस्क, ठीक है। पीसे सल्फाइड अयस्क में पाइन तेल तथा जल मिलाकर उसमें अधिक क्या करते हैं? वायु जो है प्रवाहित करते हैं। देखो इधर पंप जैसे दिख रहा है ना, इसको ऊपर नीचे ऐसे प्रेस करेंगे तो उससे क्या आएगा? झाग निकलेगा। झाग के साथ जो है अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है। इस तरीके से सिंपल होती है ये, ठीक है। तो ये प्रोसेस को जो है याद रखेंगे आप लोग। फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट, वैसे ये 2022 में आ रखे, खनिज एवं अयस्क में अंतर, फिर भी देख लेते हैं। देखो पृथ्वी में पाए जाने वाले धातुओं एवं उनके यौगिकों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी में जो भी धातु एवं उनके यौगिक जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। नीचे जो जमीन के अंदर खोदे जाते हैं उसको। फिर जिन खनिजों में धातुएं कम लागत एवं सरलता से प्राप्त की जा सकते उन्हें खनिजों का अयस्क कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से देखते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। खनिज से धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करना होता है। अयस्क से धातु को शुद्ध रूप में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बेसिक जो अंतर है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से धातु और अधातुओं में अंतर जो है आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको देख लेंगे, धातु और अधातु की अंतर जो है बहुत आसान होती है, ठीक। फिर आपके देखो जैविक प्रक्रिया से, वो तो आपका था, ठीक है। अब जैविक प्रक्रियाएं से भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 6 नंबर के लिए और भी है, देख लेना एक बार। तो आपको क्या करना है, इस पर देखो 2020 सेट सी में आ रखे हैं ये क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों का वर्णन चित्र द्वारा कार्य करना है और उसके कार्य को भी लिखना है। जैसे मनुष्य के मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, ये अग्र मस्तिष्क का, तो यह मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है, या 2 भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है। फिर क्या प्रमस्तिष्क का, तो अग्र या पश्च मस्तिष्क ऐसा होता है, ठीक है। यह 2 गोलार्धों का बना होता है। फिर क्या होता है? डायनसेफेलॉन, तो इस भाग में पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है। देखो इसकी कार्य की बात करें तो इस तरीके से होती है। अग्र मस्तिष्क जो होते अग्र मस्तिष्क 2 भागों से ऐसा बना था अग्र मस्तिष्क में। तो इसकी कार्य देखो, यह मनुष्य की बुद्धि, स्मृति, चेतना को क्या करता है? केंद्र का बनाए माना जाता है। मतलब इसी में होती है, किसमें? अग्र मस्तिष्क। फिर मध्य मस्तिष्क, तो यह मस्तिष्क के मध्य भाग होता है। इसको दृष्टिपिंड, मतलब जो दृष्टिपिंड होते हैं हम जो भी देखते हैं उसका निर्धारण कहाँ पर होता है? मध्य मस्तिष्क में होता है, ठीक है। यह भाग, इसको दृष्टिपिंड कहा जाता है। जैसे कि उस वाले को हमारी जो भी चेतना होती है, हमारी याद रखने की जो क्षमता होती है वो अग्र मस्तिष्क में होती है। मध्य मस्तिष्क क्या करते हैं? जो दृष्टिपिंड होती है, हम जो भी देखते हैं उसका एनालिसिस कहाँ पर होता है? मध्य मस्तिष्क में, ठीक है। फिर आती है तीसरा पश्च मस्तिष्क, जो पीछे वाले मस्तिष्क होती है। यह 2 भागों से मिलकर बना होता है, अनुमस्तिष्क और मेड्यूलर से, ठीक है। तो नीचे स्थित चपटा होता है और यह पीछे पतला होता है। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसकी कार्य की बात करें तो शरीर में संतुलन स्थापित करता है और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो पश्च मस्तिष्क होता है, अनैच्छिक क्रियाएं होती है ना, ऐच्छिक होती है और एक अनैच्छिक होती है। तो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण कौन करते हैं? आपका पश्च मस्तिष्क का। तो अग्र में क्या होता है? जो भी हम याद रखते हैं चीजों को याद रखने की क्षमता बढ़ाता है। चेतना, विचार विमर्श वाली जो चीजें होती है, सोचने समझने वाली जो चीजें होती है वो अग्र मस्तिष्क में होती है। फिर मध्य मस्तिष्क में हम जो भी देखते हैं उसका एनालिसिस कहाँ पर होती है? रंगों का कौन सा चीज छोटा बड़ा, उन सब चीज का विश्लेषण जो है किसके में होता है? दृष्टिपिंड में होती है, ठीक है। मतलब मध्य में होती है। पश्च में क्या होती है? हमारे शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं का
छींक का हो गया, ठीक है, ये सब चीज का जो नियंत्रण कौन करते हैं, पश्च मस्तिष्क करते हैं। क्लियर। फिर अगला देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, पादप हार्मोन किसे कहते हैं, किन्हीं दो पादप हार्मोन के नामों उनके दो दो कार्य आपको लिखना है। तो वे रासायनिक पादप हार्मोन के बारे में देख लेते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो पौधों को विभिन्न भागों में सूचनाओं का संचार करते पादप हार्मोन कहते हैं, ठीक है। वे हार्मोन बोल सकते हैं, ठीक है। वे रासायनिक पदार्थ जो विभिन्न भागों में, पौधे के विभिन्न भाग में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, संचार करता है, उसे ही हार्मोन कहते हैं। जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ठीक है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये तीन जो है आपके क्या है, पादप हार्मोन है। तो फर्स्ट देख लेते हैं ऑक्सिन के कार्य। तो ऑक्सिन की कार्य की बात करें तो सॉरी, पौधों की जड़ तथा तने की लंबाई में वृद्धि करना, कोशिकाओं को दीर्घीकरण में सहायक, बीज रहित फलों के निर्माण में सहायता करना, ठीक है। ऑक्सिन का क्या करता है, बीज रहित फलों का निर्माण करना, कोशिकाओं का दीर्घीकरण, कोशिकाओं को बढ़ाने में करता है। तो दीर्घीकरण और बीज रहित फलों का निर्माण में सहायता करते हैं कौन, ऑक्सिन। तो इन सबको याद रखना है, ठीक है, पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा। फिर बी की बात करें कि जिब्रेलिन क्या करता है, तो जड़ व तने की वृद्धि में सहायक करता है, वो कोशिका के दीर्घीकरण में, और ये जड़ व तना, ठीक है, और ये बीजों के अंकुरण में सहायता करता है। और वो बीज रहित फलों के निर्माण में, बिना बीज वाले फल निर्माण होता है किसके वजह से, ऑक्सिन की वजह से। और जिब्रेलिन जो है आपका क्या करता है, बीजों के अंकुरण में सहायता करता है। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं आपका ये वाली, ठीक है, क्या, लैंगिक व अलैंगिक व लैंगिक प्रजनन में कम से कम 5 अंतर आपको लिखना है। तो चलो अंतर समझते हैं इसकी। आपको फर्स्ट देखो, इस प्रजनन में होने वाली सभी कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन होता है, और इसमें अर्धसूत्री, इसमें समसूत्री विभाजन होता है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस प्रजनन में केवल एक ही जीव भाग लेते हैं, ठीक है, इसमें एक ही जीव भाग लेते हैं, और इसमें दो जीव भाग लेते हैं, नर एवं मादा, ठीक है। इस प्रजनन में एक ही जीव भाग लेते हैं और इसमें नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं। इस प्रकार से बना जीव अपने जनक के समान होता है, जबकि इसमें जनक से भिन्न होता है, ठीक है। विकास की संभावना कम होती है और विकास की संभावना अधिक होती है। यह सरल विधि है और ये सामान्य विधि। बस इतना आपको बेसिक जो अंतर है वो आपको याद रखना है। क्लियर। एक बार और आप लोग मेमोराइज कर लेंगे, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर आपका ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपका पुष्प का चित्र बनाकर उसमें नर एवं मादा जनन अंगों को दर्शाना है। तो पुष्प इस तरीके से बनाना है और नर एवं मादा जनन को दर्शाना है, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे भाई, और अगर यहाँ तक तो देख रहे होंगे, कुछ देखते हैं, मुश्किल से 10-15 बच्चे तो देखते ही हैं यहाँ तक। तो लास्ट जितने भी क्वेश्चंस आपको बताया गया मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है भी, और आप लोग इन क्वेश्चंस को देखे भी होंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस का अच्छे से तैयारी कर लेंगे। आई होप आप चीज़ों को मेमोराइज करने में, आपकी तैयारी में, रिविजन में ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर तो करने की रहा नहीं, लगभग सब बच्चे देख ले, सब जानते हैं चैनल के बारे में, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो जो है शेयर कर चुके हैं। नहीं किया तो ये भी कर देना, ताकि आपका जो सोशल साइंस की भी बाकी है और कौन सा बाकी है आपका संस्कृत की बाकी, तो उन दोनों एग्जाम में भी उनका हेल्प हो पाए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।